हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट जेएस की फाउंडेशन वीडियो लेके। इस कंप्लीट वीडियो में आप सीखेंगे वो सारे एसेंशियल फंडामेंटल्स जो नेक्स्ट जेएस में आपको हेल्प करेंगे। और इस वीडियो के बाद हम एक सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें नेक्स्ट जेएस को हम और एडवांस लेवल पे कवर करेंगे। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखिए और कमेंट में हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में एक अच्छा करियर बनाना तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इन बैचेस में हम आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं जिसमें हर एक चीज आप प्रोजेक्ट बेस पर सीखते हैं और विद इन जस्ट 6 मंथ्स आप रेडी हो जाते हैं किसी भी टाइप की जॉब के लिए। तो अगर इस टाइप के बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाइए और अपनी इंक्वायरी फिल कर दीजिए। हमारी तरफ से टीम आपको कॉल बैक करेगी और डेमो क्लास के लिए आपको एनरोल कर देगी। Hey there and once again welcome to WS Cube Tech, myself भागीरथ गिरी। और इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे नेक्स्ट जेएस की सीरीज का। गाइस, पहले हमने जो रिएक्ट जेएस की एक पूरी सीरीज निकाली थी, पूरी हमने जो प्लेलिस्ट निकाली थी उसको आपने बहुत ज्यादा लाइक किया और आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी कि नेक्स्ट जेएस की डेडिकेटेड सीरीज होनी चाहिए आफ्टर रिएक्ट जेएस। तो इस वीडियो के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारी पूरी नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट का। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जेएस। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट जेएस आखिर होता क्या है। तो देखिए, नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस का एक फ्रेमवर्क है। अब रिएक्ट जेएस खुद क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। और नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस का एक फ्रेमवर्क है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, हमें वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए वो प्रोवाइड करता है ताकि आपको डायरेक्ट प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाने के लिए एक एनवायरनमेंट मिले। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो रिएक्ट जेएस अगर आपने पढ़ा है या रिएक्ट जेएस के बारे में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो रिएक्ट जेएस में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट जेएस में हम लोग जब भी कोई यूजर इंटरफेस बनाते हैं, जब भी कोई ऐप बनाते हैं, तब हम लोग सारी चीजों को ऐड करते हैं। जैसे हम लोग राउटिंग को, ऑथेंटिकेशन को, हम जो भी इंटीग्रेशन चाहिए, सीएसएस चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं उसमें एड ऑन करते हैं। और एड ऑन करते 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 हम सारी चीजें कस्टमाइज करते हैं, सारी चीजों पे खुद से डिसीजन लेते हैं। बट जो नेक्स्ट जेएस है उसमें थोड़ा सा काम अलग है। नेक्स्ट जेएस का सिंपल सा फंडा ये है कि वो रिएक्ट पे लिखा हुआ कोड है, बट उसमें जितनी भी यूजफुल चीजें हैं जैसे राउटिंग 100% किसी भी ऐप में चाहिए, वो उन्होंने रिएक्ट जेएस से एक लेवल ऊपर जाकर नेक्स्ट जेएस में ऑलरेडी डाल दी है। तो ऐसी चीजें जिनको आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है वो सारी चीजें नेक्स्ट जेएस में पैक्ड मिलती है आपको। बिहाइंड द सीन रिएक्ट जेएस का कोड ही चल रहा है, बट नेक्स्ट जेएस रिएक्ट से एक कदम आगे चलता है। तो नेक्स्ट जेएस क्या है गाइस? नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस का एक फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो बहुत फास्ट, बहुत क्विकली। प्रोडक्शन रेडी वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। प्रोडक्शन रेडी वेब एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि आप सिंपली क्या करोगे कि वो जो कोड लिखोगे उसको आप सीधा प्रोडक्शन पे डाल सकते हो। उसके अंदर और ज्यादा आपको कस्टमाइजेशन, और ज्यादा दिमाग लगाने की, डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट डेवलपर्स ने मिलाकर सेट ऑफ कोड बना दिया है। उस सेट ऑफ कोड को आप रीयूज कर रहे हो और आप अपना काम कर रहे हो। तो ये मोटा मोटा नेक्स्ट जेएस है। नेक्स्ट जेएस की हेल्प से आप वेब एप्लीकेशंस बनाते हो जैसे रिएक्ट में बनते थे, बट थोड़ा सा फास्ट बनाते हो। अब नेक्स्ट जेएस को यूज करने के क्या रीजंस हैं? तो सबसे पहला फाइल बेस्ड राउटिंग है। अब देखिए, फाइल बेस्ड राउटिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने HTML CSS से कोड किया है तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि HTML CSS में हम लोग क्या करते हैं। HTML CSS में हम लोग जैसे एक फाइल बना लेते हैं about.html, एक फाइल बना लेते हैं हम लोग contact.html। अब हम लोग एंकर टैग पर सीधा इस फाइल का नाम लिखते हैं और ये फाइल खुल जाती है। ऐसे करते हैं हम लोग, एंकर टैग पे सीधा इसका नाम लिखा और ये फाइल ओपन हो जाती है। सेम वैसे ही फाइल बेस्ड राउटिंग में, रिएक्ट में भी ऐसा ही होता है। आप एक फाइल बनाते हो .jsx बोल के, जैसे आपने about.jsx बोल के एक फाइल बना दी और ये फाइल सीधा इसके नाम से खुल जाती है। तो राउटिंग बहुत ईजी हो जाता है। फिर सेकंड जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रिएक्ट जेएस में हमें फेस करनी पड़ती है वो है कि रिएक्ट जेएस में हमारी जो रेंडरिंग होती है वो होती है क्लाइंट एंड पर। तो क्लाइंट एंड पे रेंडरिंग होने की वजह से उसमें एसईओ की प्रॉब्लम्स आती है। आपका कोड जो है वो क्लाइंट एंड पे रेंडर हो रहा है, इस वजह से उस कोड का एसईओ परफेक्टली नहीं हो पाता है या उस कोड को ही आपका गूगल रीड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है प्री रेंडरिंग का। प्री रेंडरिंग की वजह से जो सर्वर साइड रेंडरिंग की प्रॉब्लम है, एसएसआर की प्रॉब्लम है, या एसईओ ना हो पाने की, गूगल पर अच्छे से क्रॉल ना हो पाने की प्रॉब्लम है, वो भी रिजॉल्व हो जाती है।
एपीआईज अगर आपको मैनेज करनी है तो डेडिकेटेड अलग राउट्स आपको मिल जाते हैं, एपीआईज मैनेज कर सकते हो। सीएसएस मॉड्यूल्स आप यूज कर सकते हो, सीएसएस मॉड्यूल्स भी रिएक्ट वाली पूरी प्लेलिस्ट में मैंने अच्छे से कवर कर रखे हैं। तो सीएसएस मॉड्यूल में आप जहां चाहो वहां सीएसएस लगाते हो, यूनिवर्सल सीएसएस ना लिखकर, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ ऑथेंटिकेशन इनबिल्ट है, आप मैनेज कर सकते हो। और जो भी कोड आप लिखते हो वो डेव एंड प्रोडक्शन रेडी होता है, मतलब आपने डेवलपमेंट पे कोड लिखा और सीधा प्रोडक्शन पे आपको पुश कर देना है, और ज्यादा आपको उसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे हम लोग एक एचटीएमएल सीएसएस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसी तरीके से बहुत सिंप्लीफाइड करके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स में डालकर नेक्स्ट जेएस को डाल बना दिया गया है, जिससे आपका काम बहुत इजी हो जाता है। मतलब आप सिंपली फोकस्ड हो किस पर, कोड लिखने पर, वो वाला कोड जो यूजफुल है, सीधा इंप्लीमेंट किया और काम खत्म। हमें वो कोड नहीं लिखना जिससे हम लोग यहाँ से भी कुछ लाए, फिर यहाँ से कुछ लाए, अलग अलग लाइब्रेरीज लाए, हमने उनको अटैच किया, अलग अलग पैकेजेस लाए, फिर उन पैकेजेस को हमने ऐड किया और फिर हमने अपना काम करना शुरू किया। तो वो सारी चीजों को हटाकर नेक्स्ट जेएस फोकस करता है सीधा उस कोड पर जो यूजफुल है, जो प्रोडक्शन के लिए काम आने वाला है। तो ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोगों को नेक्स्ट जेएस पढ़ना चाहिए। अब ये समझते हैं कि कौन नेक्स्ट जेएस को पढ़ने के लिए रेडी है, मतलब प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज एचटीएमएल और सीएसएस, ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। आपने इसमें कुछ छोटे मोटे डिजाइन बना रखे होने चाहिए। फिर जावास्क्रिप्ट का कोर, जावास्क्रिप्ट के कोर के अंदर ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, एरे वगैरह, ये सारी चीजें कैसे काम करती है, तो कोर जितना जावास्क्रिप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। फिर जावास्क्रिप्ट के ES6 फीचर्स, लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शंस, ये सब कैसे वर्क करते हैं, मैप, फिल्टर, ये फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, ये सारे एडवांस कंसेप्ट्स भी आपको पता होने चाहिए जावास्क्रिप्ट के। एंड देन फाइनली रिएक्ट का फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन बनता कैसे है, रिएक्ट जेएस का फ्लो कैसे मैनेज होता है, रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रिएक्ट जेएस के अंदर स्टेट्स क्या होते हैं, रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंपोनेंट्स की लाइफ साइकिल कैसे मैनेज होती है, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल में क्या क्या चीजें होती है, ये सब कुछ आपको जो फंडामेंटल है, कोर है, वो आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, रेंडरिंग कैसे होती है, हुक्स हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये कुछ चीजें जो है वो आपको रिएक्ट जेएस के फंडामेंटल से उठाकर नेक्स्ट जेएस में डालनी पड़ती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीजें तो वो है जो आपको आनी ही चाहिए, और उसके बाद रिएक्ट का फंडामेंटल जो आपको आना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये आपको एक्सपर्ट लेवल का ही आता हो, इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि थोड़ा बहुत हमें आता है और हम लोग चला लेंगे। और यहाँ पर मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको इंटरमीडिएट लेवल का तो ये आता ही हो, मतलब रिएक्ट पे भी आपने कुछ ना कुछ काम जरूर कर रखा हो, सो दैट आपको नेक्स्ट जेएस सीखने में टाइम कम लगे, अगर आपने रिएक्ट जेएस पे कर रखा है। क्योंकि अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें नई सीखनी है बस खाली, और काम आपका हो जाएगा, पूरा पूरा नेक्स्ट जेएस आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम लोगों का नेक्स्ट जेएस होता है। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस का ही एक फ्रेमवर्क है। इसको सीखने के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए, और इसको क्यों हम लोग सीखें उसके काफी सारे रीजंस भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको एक नेक्स्ट जेएस का एक एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ और डिफरेंस दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है जब नेक्स्ट जेएस का एक एप्लीकेशन रेंडर होता है और एक रिएक्ट का एप्लीकेशन रेंडर होता है। तो इस तरफ आप जो देख रहे हो, ये मैंने एक डमी एप्लीकेशन बनाया है जो रिएक्ट जेएस की हेल्प से बना हुआ है, और ये जो आप देख रहे हो ये हमारी वेबसाइट है ट्यूटोरियल फ्रीक, जो कि बनी हुई है नेक्स्ट जेएस से। अब मैं अगर राइट क्लिक करके यहाँ करता हूँ व्यू पेज सोर्स, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको इस पूरे पेज का सोर्स कोड दिख रहा है। ये देखिए, ये पूरे पेज का सोर्स कोड है, यहाँ लोडिंग लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, ये पूरे पेज का क्या है, सोर्स कोड है। बट यहाँ आकर मैं कंट्रोल यू करता हूँ, तो अब अगर आप देखें अगर यहाँ पर, तो ये जो हमारा div टैग है, इसके अंदर रूट आईडी और कोई कोड नहीं है। जो हमने इतने सारे यहाँ पर कार्ड्स वगैरह बना रखे हैं, ये जो हमने बटन्स बना रखे हैं, वो आपको यहाँ कहीं नहीं दिखेंगे। बट ऑन द अदर हैंड ये हमारा नेक्स्ट जेएस का एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है, तो आपको यहाँ वो सारा कोड दिखेगा, ये वो सारा टेक्स्ट आपको लिखा हुआ दिखेगा जो हम लोगों का इस जगह पर दिख रहा था। मतलब मैं किसी भी पेज को अगर खोल लेता हूँ, जैसे मैं ट्यूटोरियल्स में, डिजिटल मार्केटिंग में, फेसबुक पे चला जाता हूँ, और अब मैं सोर्स कोड व्यू करता हूँ, तो मुझे उस पूरे पेज का यहाँ से कोड दिखेगा। जैसे मैं फेसबुक मार्केटिंग, ये टेक्स्ट कॉपी करके इधर सर्च करता हूँ, तो ये देखिए, ये आपको टेक्स्ट दिख रहा है, फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ये आपको कई जगहों पर लिखा हुआ दिख जाएगा। दिस इज जस्ट बिकॉज कि इसमें जो रेंडरिंग हो रही है, यानी नेक्स्ट जेएस पे जो रेंडरिंग हो रही है, वो प्री रेंडरिंग हो रही है, और यहाँ जो रेंडरिंग हो रही है, ये रेंडरिंग हो रही है क्लाइंट साइड पर। तो क्लाइंट साइड पर रेंडरिंग होने की वजह से हम लोगों को
वो कोड दिख ही नहीं पाता, और उस वजह से, उस रीजन की वजह से हमारा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट जेएस के एनवायरनमेंट सेटअप की, तो गाइज आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और कैसे एक ऐप इंस्टॉल करना है नेक्स्ट जेएस का, ये हम लोग समझ। तो सबसे पहला स्टेप आपको जो परफॉर्म करना होता है वो ये होगा कि आपको सबसे पहले नोड जेएस को इंस्टॉल करना होगा। नोड जेएस को इंस्टॉल करने के बाद आप वीएस कोड को इंस्टॉल करोगे और फिर क्रिएट नेक्स्ट ऐप नाम के पैकेज को यूज करते हुए आप नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन क्रिएट करोगे। तो चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है नोड जेएस इंस्टॉल, और यहाँ पर हम लोग डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे, डाउनलोड नोड जेएस, और ये हमारा विंडोज इंस्टॉलर है, इस पर क्लिक कर लेंगे और ये हमारा इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। तो आप जिस किसी भी सिस्टम पे हैं आप इंस्टॉलर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है, इस इंस्टॉलर को सिंपली नेक्स्ट 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 आई एग्री करके इंस्टॉल कर लेना है, और फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर आपको चेक करना है node-v। तो ये नोड जेएस का आपको वर्जन दिख जाएगा npm-v, तो नोड पैकेज मैनेजर का आपको एक वर्जन दिख जाएगा। ओके, तो नोड जेएस का ये वर्जन हो गया, नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन हो गया, तो हमें पता चल गया कि नोड जेएस आ चुका है हमारे सिस्टम में। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट आपको विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस दिखेगा। गूगल पे जाकर आपको सिंपली सर्च करना है वीएस कोड इंस्टॉल और डाउनलोड वीएस कोड, तो इन तीनों में से जो भी है वो आपको डाउनलोड कर लेना है सिंपली, और ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा। ओके, तो अब मेन जो चीज है उस पर चलते हैं हम लोग, और अब हमें नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करना है। तो आप सिंपली सर्च करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जेएस और ये आपको दिख जाएगा nextjs.org। तो नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ गए, और एक हम लोगों ने मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर में चल लेते हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट ट्यूटोरियल करके एक फोल्डर बना रखा है, और इस फोल्डर को सबसे पहले हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लगा देंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे npx create-next-app और @latest, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं। अब आपको क्या करना है कि आप प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो, तो प्रोजेक्ट का नाम हमने कुछ नहीं रखा, हमने एंटर प्रेस कर दिया। टाइप स्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट चाहिए नहीं चाहिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों को नहीं चाहिए, तो सबको आप नो 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 करते हुए सिंपली इंस्टॉल कर दोगे। तो ये क्या करेगा, आपका नेक्स्ट ऐप को इंस्टॉल करने के लिए रिएक्ट को, रिएक्ट डॉम को, नेक्स्ट को और नेक्स्ट फॉन्ट्स को इंस्टॉल करेगा, और इस तरीके से आपको एक फोल्डर दिख जाएगा ये माई ऐप नाम से, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, और इसके अंदर वो सारे डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स हैं। जो मैं क्या करता हूँ, इसको वीएस कोड पर लगा देता हूँ यहाँ से, और अब देखते हैं। तो आप देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स, पेजेस, पब्लिक, स्टाइल, ये सारे हमारे पास फोल्डर्स आ गए। और अब मुझे क्या करना है, तो मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देता हूँ, और वीएस कोड पे मैंने पूरा प्रोजेक्ट लगा दिया है। अब टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा npm run dev, ठीक है। npm run dev क्या करेगा, रन डेव वाली स्क्रिप्ट को रन करेगा, और ये इस पर आपको localhost:3000 पर आपको आपका ऐप दिख जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ है कि आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो पेजेस में जाकर index.js पर चेंज कर सकते हो। तो सिंपली चलते हैं पेजेस में और index.js पे चेंजेस कर देते हैं। तो ये index.js है, यहाँ पर आके आपको जो भी चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे आप ये इतना सारा देख रहे हो पूरा, ये मैं यहाँ से पूरा पूरा हटा देता हूँ मेन के अंदर का कोड, और यहाँ पर h1 टैग में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अब आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा। तो सिंपल सा फंडा है, जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आपने यहाँ चेंजेस किए, और यहाँ से वो सारे रन हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको काफी सारे फोल्डर दिखेंगे, जैसे फाइल्स दिखेगी app.js, document.js, index.js। सो गाइस, जो डायरेक्टरीज, जो फाइल्स हम लोगों को इंस्टॉल्ड मिलती है, उनमें कैसे पूरा फ्लो एग्जीक्यूट होता है, ये हम लोग डेडिकेटेड अब बिहाइंड द सीन फ्लो कैसे चल रहा है ये अच्छे से समझना है हमें। तो जो ऐप हमने इंस्टॉल किया था उस पर पहुंच जाते हैं हम लोग, और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं package.json से। तो package.json एक ऐसी फाइल है जो एक तरीके से पूरा हिसाब किताब रखती है पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। मतलब ये एक ऐसी फाइल है जिसके पास पूरी कंप्लीट डिटेल्स होती है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, जैसे इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है, और इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स लगे हुए हैं। तो डिपेंडेंसीज की अगर बात करें तो रिएक्ट और रिएक्ट डोम ये दोनों यूआई रेंडर करने के लिए यहाँ है, और जब ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ तब नेक्स्ट नाम से यानी नेक्स्ट जेएस की डिपेंडेंसी 13.1.5 वर्जन की भी इंस्टॉल्ड है,
और नेक्स्ट के कुछ फॉन्ट्स भी इंस्टॉल्ड है। तो ये कुछ हमारी बेसिक डिपेंडेंसीज है जो हम लोगों को मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे हम लोग एक क्रिएट नेक्स्ट ऐप करते हैं। उसके बाद अगर आप स्क्रिप्ट्स देखेंगे कुछ, तो हमारे पास में काफी सारे स्क्रिप्ट्स भी हैं, जैसे हमारे पास में डेव, बिल्ड, स्टार्ट एंड लिंट, ये स्क्रिप्ट्स हैं। डेव वाली स्क्रिप्ट हम हमेशा रन करेंगे, बिकॉज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चलाने वाले हैं। लेट्स से अगर आपको अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, मतलब आपके अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके उसकी बिल्ड बनानी है, तो आप नेक्स्ट बिल्ड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, npm बिल्ड चलाएंगे। स्टार्ट तब आप करेंगे जब आपका बिल्ड बन चुका है, बिल्ड बनने के बाद अगर आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। और लिंट करने के लिए आप क्या करोगे, npm लिंट रन लिंट चलाओगे, मतलब आप इसको नेक्स्ट लिंट को एग्जीक्यूट करोगे। तो ये आपकी कुछ स्क्रिप्ट्स बनी हुई है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पैकेज लॉक जेसन में। तो पैकेज लॉक जेसन आपको दिखेगी अगर आप npm यूज कर रहे हो, और यान डॉट लॉक दिखेगी अगर आप यान यूज कर रहे हो। तो मैं npm ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर पैकेज लॉक जेसन दिख रही होगी। पैकेज लॉक जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज की डिपेंडेंसीज है। इसका मतलब ये है, लेट्स से नेक्स्ट एक डिपेंडेंसी है और उसको काम करने के लिए 10 अलग और डिपेंडेंसीज यानी 10 अलग और लाइब्रेरीज चाहिए। तो उन डिपेंडेंसीज की डिपेंडेंसीज का नाम आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। ये इसलिए होता है सो दैट कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम पर इस ऐप को रीबिल्ड करें या इस ऐप को हम लोग इनिशियलाइज करें, इंस्टॉल करें, तब हमें एग्जैक्ट सेम वर्जन वापस इंस्टॉल हो जाए। लेट्स से x नाम की कोई डिपेंडेंसी है और x नाम की उस डिपेंडेंसी को हमें इंस्टॉल करवाना है, और उसके ऊपर 4 डिपेंडेंसीज और थी जिसका नाम था ABC। तो हम चाहते हैं कि x का वर्जन 1.5 जो मैं यूज कर रहा था 2 साल बाद भी वही इंस्टॉल हो जाए, और इसके भी 1.1 यूज कर रहा था अगर मैं, इसका 1.2 यूज कर रहा था और इसका 1.6 यूज कर रहा था, तो ये भी एग्जैक्ट इंस्टॉल हो और ये भी एग्जैक्ट इंस्टॉल हो। तो उस पर्पस के लिए हमारे पास में क्या है, पैकेज लॉक जेसन है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में है नेक्स्ट config.js। ये नेक्स्ट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड ट्रू लिखा हुआ है। ये आपको ट्रू ही छोड़ना है, क्योंकि जब भी आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कुछ कर रहे होंगे तो रिएक्ट आपको नोटिफाई करता रहेगा। लेट से आप अगर कोई लाइफ साइकिल चला रहे हैं जो कंटिन्यूस री रेंडर कर रही है, या आपने कोई इनफाइनाइट स्टेट अपडेशन चला दिया, या कुछ भी एक ऐसी चीज जो रिएक्ट में अलाउड नहीं है या जो रन टाइम एरर्स क्रिएट कर सकती है, उसको नोटिफाई करते रहने के लिए ये आपको ट्रू ही रखना है। फिर आपके पास आएगा जेसन कॉन्फ़िग, जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम की नहीं है, तो इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं। और फिर हमारे पास में है गिट इग्नोर्स। गिट इग्नोर्स का सिंपल सा फंडा है कि जब हम इसको गिट पर डालेंगे यानी वर्जन कंट्रोल सिस्टम पर डालेंगे, तो कौन कौन सी फाइल्स को इग्नोर करना है वो लिखा हुआ है, जो कि आपको ज्यादा यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक हमारे पास रीडमी फाइल है जिसको एक्चुअली कोई रीड वैसे करता नहीं है, क्योंकि रीडमी फाइल में जो सारी चीजें हैं वो डॉक्यूमेंटेशन पे भी लिखी हुई है, और हम सारी की सारी चीजें पूरे पूरे कोर्स में समझते हुए चलेंगे, तो आपको रीडमी फाइल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जो मोस्टली काम पड़ेगा वो होगा हमारे पब्लिक या पेजेस वाले फोल्डर से। ओके, तो इसको हम लोग समझते हुए आते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टाइल्स वाले फोल्डर की बात कर लेते हैं। तो ये जो स्टाइल वाली डायरेक्टरी है, इसमें एक ग्लोबल CSS है और एक home.module.css है। तो फर्स्ट वीडियो जो था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, वो अगर आपने देखा हो तो मैंने उस पर बात की थी कि आप यहाँ पर मॉड्यूल CSS लिख सकते हो। मॉड्यूल CSS का मतलब ये होता है कि आप डेडिकेटेड किसी पेज के लिए CSS लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो, या आप डेडिकेटेड पूरी वेबसाइट के लिए ग्लोबल CSS लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो, जो कि इसमें कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, क्योंकि CSS आप किसी भी फोल्डर में लिख सकते हो। बट इन्होंने एक स्टाइल्स का अलग फोल्डर दिया है जहां से भी आप मैनेज कर सकते हो। तो ये हमारे स्टाइल्स का फोल्डर हो गया। देन पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक का जो फोल्डर होगा वहां हमारे सारे एसेट्स होंगे, मतलब हमारे फैब आइकन हो गए, हमारे एसवीजी आइकन्स हो गए। तो पब्लिक में हमारे सारे एसेट्स रहेंगे, जो एसेट्स हम लोगों को यूज करने होंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर वेबसाइट। बट आपको यहाँ index.html नहीं दिखेगा जो हमको रिएक्ट में दिखता था। रिएक्ट में एक index.html होता है और उसके अंदर सारा कोड लाया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर पेजेस नाम के इस फोल्डर में app.js अंडरस्कोर app.js होता है, और ये सारे के सारे फ्लो को मैनेज करता है। तो अब समझते हैं कि ये कैसे मैनेज करता है। तो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, और डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो कि नेक्स्ट से HTML हेड बॉडी मेन ये सारी चीजें लाई गई है, और मेन और नेक्स्ट स्क्रिप्ट ये दो चीजें लाई गई है। तो मेन जो आपको दिखाना है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा, और नेक्स्ट स्क्रिप्ट से इसकी जावास्क्रिप्ट रेंडर हो जाएगी। अब मेन में जो डेटा पुश होता है वो कहाँ से आता है,
तो app.js के अंदर अगर आप देखोगे तो app.js एज अ प्रॉप दो चीजें रिसीव करता है, एक कंपोनेंट और उस पेज के प्रॉप्स। तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ आना चाहिए वो कैसे डिसाइड होता है, तो वो डिसाइड हो रहा है index.js वाली फाइल पे। index.js का मतलब हमेशा होम ही होगा, तो ये अभी बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, होम पेज को रेंडर करवा रहा है, यानी होम कंपोनेंट को रेंडर करवा रहा है। तो जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो सबसे पहली फाइल जो रीड होगी उसका नाम होगा इंडेक्स। इंडेक्स में आप देख सकते हो कि हेड में क्या जाना चाहिए, मेन में क्या जाना चाहिए, ये सारी चीजें आपने यहाँ रखी है। ये सारी चीजें एज इट इज उठ के यहाँ जाती है और वो कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, और जो भी प्रॉप्स आप यहाँ से भेजना चाहेंगे, जो भी प्रॉप्स आप यहाँ से भेजेंगे वो भी एज इट इज यहाँ रेंडर हो जाएंगे। तो अब सबसे पहला index.js लोड हो रहा है, इसलिए कौन सा पेज लोड होता है, होम। बट जब हम लोग राउटिंग एनेबल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम अबाउट पर जाएंगे, तो अबाउट वाला कंपोनेंट यहाँ आएगा और इसके अंदर चला जाएगा, और यहाँ से डॉक्यूमेंट पर जाकर मेन में चला जाएगा और ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही हम लोग रन करते हैं हमारे npm run dev को, तो कोड का फ्लो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले app.js में जाता है और यहाँ से वो उस कंपोनेंट को उठाकर हमारे डॉक्यूमेंट में डालता है और डॉक्यूमेंट में डालकर हमारे पेज पर ले आता है। इसीलिए आपको यहाँ कोई एक पेज नहीं दिखेगा, जैसे रिएक्ट में index.html दिखता था वैसे यहाँ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? बिकॉज यहाँ पर पेजेस प्री रेंडर होते हैं, मतलब पेजेस बनाए जाते हैं। वहां एक ही पेज होता था, उसमें डेटा डाला जाता था, बट यहाँ पर पेजेस बनाए जा रहे हैं। तो इस वजह से, इस रीजन से आपको यहाँ कोई सिंगल पेज नहीं दिख रहा होगा। एंड एपीआईज भी आप इसके अंदर बना सकते हो, अगर आपको इनकेस एपीआईज यूज करनी हो तो वो एपीआई भी आप यहाँ पर डेडिकेटेड एक फोल्डर है उसकी हेल्प से बना सकते हो, जो कि आगे धीरे धीरे हम लोग कोर्स में समझेंगे। हमारे नेक्स्ट ऐप का कोड फ्लो वीडियो में इंस्टॉल किया था, वो कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें हमें ये समझना है कि हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। मतलब कौन सी चीज फर्स्ट फेज में एग्जीक्यूट हो रही है, फिर सेकंड कौन सा है, फिर थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, एंड सो ऑन, कौन सी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक कमांड चलाते हैं, वो कमांड कहाँ से हमें दिखेगा, तो सबसे पहले composer.json में चलते हैं और composer.json में आपको एक dev कमांड दिखेगा। ओके, ये dev कमांड क्या करता है, आपके इस ऐप को रन करता है, आपके इस ऐप को एग्जीक्यूट करवाता है। तो आपने सिंपली लिखा npm run and dev। ओके, तो npm run dev क्या करने वाला है गाइस, npm run dev पोर्ट 3000 पर हमारे इस ऐप को एग्जीक्यूट कर देगा, हमारे इस ऐप को रन कर देगा। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जैसे ही आपने रन डेव किया, तो इसने यहां से composer.json में एंट्री ली और composer.json से ये गया आपके पेजेस वाले फोल्डर में। पेजेस वाले फोल्डर के अंदर आपका जो index.js है वो कोड अभी आपको करंटली यहां दिख रहा है। आप ये देख सकते हो, pages/index.js को एडिट करने के लिए बोला गया है। तो पेजेस वाले फोल्डर के अंदर जो index.js का कोड है वो ये एग्जीक्यूट कर रहा है, बट इसका जो एग्जीक्यूशन है वो पूरा बिल्ड कैसे हो रहा है, तो इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। और एक बार के लिए हम रन डेव को क्लोज कर देते हैं और ये यहाँ से एक डॉट नेक्स्ट वाला फोल्डर है उसको भी डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप से चीजें दिख रही थी, और फिर जैसे ही आपने रन डेव किया तो इसने सबसे पहले एक डॉट नेक्स्ट का फोल्डर बना लिया। ये डॉट नेक्स्ट का फोल्डर है, ये जो पूरा आपका कोड है वो कंपाइल होके यहां जा चुका है और यहां से अब एग्जीक्यूट हो रहा है। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे चीजें पूरी रन कर रही है। तो एपीआईज का एक फोल्डर है, पेजेस के अंदर हम लोग सबसे पहले जाएंगे। नोड मॉड्यूल्स आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा, क्योंकि रिएक्ट के बाद एक बंदा नेक्स्ट जेएस सीखने आता है, तो होपफुली कि नोड मॉड्यूल्स फोल्डर क्या कर रहा है ये सबको पता होता है। पेजेस के अंदर हमारे पास में आप देख सकते हो ये एक फोल्डर है जिसका नाम है index.js, जहां से हमारा ये मेन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जहां से हमारा ये सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। एक हमारा है document.js जिसमें हमारा HTML हेड बॉडी ये सब चीजें रखी हुई है, और एक हमारा है app.js। अब होता क्या है गाइस, आप जब भी कोई पेज रन करते हैं, जब भी कोई फाइल रन करते हैं, जैसे मैं लेट से एक पेज बना लेता हूँ, ये राउटिंग में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो about.jsx करके मैंने एक पेज बना लिया और इस पे सिंपली कुछ नहीं लिखा, इस पे लिखा हुआ है अबाउट। अब जैसे ही मैं यूआरएल में /about डालूंगा, ओके, तो ये देखिए अबाउट वाला पेज रन हो गया, ऊपर अबाउट लिखा हुआ दिख रहा है आपको। और भी पीछे यूआई में ग्लिच है, बट अभी उसको इग्नोर करते हुए हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जिस किसी भी फाइल को हम रन करते हैं, जैसे इंडेक्स इज द फर्स्ट फाइल, अबाउट ये हमारी एक अबाउट वाली राउट की फाइल थी,
ये कोड एज इट इज यहाँ से उठ के app.js में जाता है और ये app.js में ये जो हमारा ऐप है वो उसको एज अ कंपोनेंट रिसीव करता है और उस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है विद द प्रॉप्स। अगर आपने कोई प्रॉप्स डाले होंगे तो उन प्रॉप्स के साथ में ये क्या करता है, उस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है। तो अब फाइनली ये कंपोनेंट जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है और यहां से आप अगर देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर कोई वो फाइल जो मेन पब्लिक अंडरस्कोर पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर index.html नाम की कोई फाइल ही नहीं है। मतलब कि जैसे रिएक्ट में होता है वैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई index.html नाम की फाइल नहीं है। तो ये कोड रन कैसे हो रहा होगा, ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कैसे हो रही होगी। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो चीज बताई थी, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा हो इस प्लेलिस्ट का, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि रिएक्ट जेएस में क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, मतलब पूरा के पूरा रेंडर जो होता है वो क्लाइंट एंड पे होता है। लेकिन यहाँ पर प्री रेंडरिंग हो जाती है। प्री रेंडरिंग होने की वजह से आपका कोई यहाँ फिक्स पेज नहीं होता है। जब भी आप किसी पेज को एग्जीक्यूट करते हो, जब भी आप किसी यूआरएल को एग्जीक्यूट करते हो, तो वो एक पूरा पेज बन के सर्व होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक बार नेटवर्क ओपन कर लेते हैं और अब मैं यहाँ पर /about डालता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे about.js, ये अबाउट वाला जो मेरा पेज है वो सर्व हुआ है और जिसके प्रीव्यू में ये आ रहा है। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें सर्वर के एंड से एक तरीके से कह सकते हैं, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि प्री रेंडर किया हुआ एक पेज मिल रहा है, ना कि इधर आने के बाद कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है गाइज, क्योंकि रिएक्ट के अंदर ये चीज होती है कि जब आप ब्राउजर पे आ जाते हो, जब आपका कोड ब्राउजर पे आ जाता है तब आपके कंपोनेंट्स यहाँ बनते हैं। बट नेक्स्ट में क्या होता है, प्री रेंडरिंग हो जाती है। तो यहाँ कोई भी आपको index.html वाली फाइल नहीं दिखेगी, बट ऑन द अदर हैंड ये जो सारा कोड है वो इधर इस ऐप में चला जाता है, यानी ऐप कंपोनेंट में आ जाता है। वो एक कंपोनेंट बनता है और उसका एक पेज बनता है और वो पेज ब्राउजर पे चला जाता है। ओके, तो पब्लिक में आपको ऐसी कुछ खास चीजें दिखेगी नहीं, ये तो बस कुछ एसवीजी फाइल्स हैं और ये आपका एक फैब आइकन है। तो पब्लिक वाले फोल्डर को हम लोग सिर्फ इसलिए यूज करेंगे ताकि हम अपने एसेट्स रख सकें, और पेजेस को हम लोग मोस्टली यूज करेंगे बिकॉज हमें पेजेस बनाने होंगे यहाँ पे। और अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये हमारा पेजेस का फोल्डर हो गया, पब्लिक का फोल्डर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रन डेव ने कमांड को पुश किया, ऊपर से यूआरएल गेट की, यूआरएल गेट करके देखा कि कौन सा पेज एग्जीक्यूट होना चाहिए, उस पेज को इस ऐप के पास भेजा और ऐप ने उसको एक पेज में कन्वर्ट करके, आई एम सॉरी, कौन सा फाइल एग्जीक्यूट होना चाहिए उस फाइल को यहां पर भेजा एंड फिर उसका एक पेज बन गया। फाइल को ऐप कंपोनेंट पे भेजा और उसका एक पेज बना के ब्राउजर पे आ गया। और अब नीचे थोड़ा सा चलते हैं तो आप यहाँ पर गेट इग्नोर्स देख सकते हैं। गेट इग्नोर्स का एज सच कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है, गेटअप के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करेंगे तब हमारे ये काम आने वाला है। और इसके बाद आप नेक्स्ट कन्फिग देख सकते हो। तो नेक्स्ट कन्फिग क्या करने वाला है, नेक्स्ट कन्फिग आपके इस ऐप की नेक्स्ट जेएस कॉन्फ़िगरेशंस को देख रहा है। तो जैसे यहाँ पर रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड हमने ट्रू कर रखा है ताकि हम जब रन टाइम पे कोड लिखते जाए तब जो एरर्स आ रही है वो ये डीबग कर करके बताता रहे। और पब्लिक लॉक जेसन आपको दिख रही होगी। पब्लिक लॉक जेसन का जो सिंपल सा काम होता है वो ये होता है कि पब्लिक जेसन में जो जो डिपेंडेंसीज है उन डिपेंडेंसीज की भी कुछ फर्दर डिपेंडेंसीज होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए नेक्स्ट नाम की डिपेंडेंसी बताता हूं। तो नेक्स्ट नाम की जो डिपेंडेंसी है उसकी फर्दर और डिपेंडेंसीज जो भी है उसकी यहाँ लिस्ट लिखी हुई है, यानी एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि कौन सी डिपेंडेंसी है, कौन से वर्जन की है, कहां से मिलने वाली है। ओके, तो पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज डॉट जेसन के बाद पैकेज लॉक जेसन है। पैकेज डॉट जेसन में आपकी सारी डिटेल्स है। पैकेज डॉट जेसन इज अ काइंड ऑफ एक तरीके का वो बही खाता आप कह सकते हो जिसके पास पूरी डिटेल है आपके ऐप की। और उसके बाद रीडमी फाइल है जिसकी खास आपको कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने लायक है वो सिर्फ एक ही है कि पेजेस वाले फोल्डर के अंदर आपका कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। बस वो समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा पूरा पूरा फ्लो। तो अगर आपने रिएक्ट जेएस पे ऑलरेडी काम कर रखा हो फंडामेंटली तो आपको पता होगा कि हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करवाना पड़ता है। उस पैकेज को इंस्टॉल करके हमको राउट्स की अलग फाइल्स बनानी पड़ती है, वहां पर राउटिंग के साथ में कंपोनेंट्स लिंक करने पड़ते हैं और उन फाइल्स को फिर कॉन्फ़िगर करवाना पड़ता है पूरे ऐप में। तो ये बहुत लंबा सा प्रोसेस था और इस प्रोसेस को डिटेक्ट किया नेक्स्ट जेएस की टीम ने और पेज बेस्ड राउटिंग बना दी, या कह सकते हैं फाइल बेस्ड राउटिंग बना दी। फाइल बेस्ड राउटिंग बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी, उस फाइल के अंदर जो आपने कोड लिखा है वो कोड सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, आपके
app.js में चला जाएगा और राउट जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग लोड हो जाएगा। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये दोनों फाइल्स उड़ा देता हूँ, डॉक्यूमेंट और index.js, और API वाला जो फोल्डर है वो भी उड़ा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग जाके देखें तो हमें यहाँ पर लोकल होस्ट कॉलन 3000 पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, 404 दिख रहा होगा, क्योंकि अभी कोई पेज है ही नहीं। तो हम सबसे पहले अगर यहाँ पर जाकर कोई पेज बनाएंगे और ऊपर उसका राउट होगा तो वो एज इट इज यहाँ लोड हो जाएगा। तो अभी इस चीज को समझने के लिए हम लोग ये तीनों पेजेस बनाकर देखेंगे, मतलब हम एक होम पेज बनाएंगे, फिर एक अबाउट पेज बनाएंगे और फिर एक ब्लॉग पेज बनाएंगे। ये तीनों पेजेस बनाएंगे और समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है पूरा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और आपको बनाना है index.js। देखिए index.js इसलिए क्योंकि स्लैश में आपको जो भी चलाना है वो सब कुछ index.js में होना चाहिए, और इसको बना देंगे आप एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। और ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है यहाँ से, और आपने लिख दिया यहाँ पर होम पेज। ठीक है, H1 टैग के अंदर डाल देता हूँ मैं इसको, होम पेज। और अब जब आप यहाँ पर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा होम पेज आ गया स्लैश वाले राउट पे, जहां अभी 404 आ रहा था, बट ये बहुत सारी आपको लाइंस दिख रही होगी। तो इसके लिए सिंपली हम लोग ग्लोबल CSS में जाएंगे और ये बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर था वो हटा देंगे। तो ये आपके आ गया होम पेज। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्लैश अबाउट, जब जाए URL में तो अबाउट पेज खुलना चाहिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे और इसका नाम रख देंगे about.jsx या js। ठीक है, JSX रख सकते हैं, JS रख सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हैं। मैं JSX ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैंने इसको JSX बना दिया। और यहाँ पर about.jsx में एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे। अबाउट नाम से ये कंपोनेंट हो गया, तो ये अबाउट नाम का हमारा कंपोनेंट हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ होम नाम से हमारा कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो about.jsx यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और यह लिखा होगा अबाउट पेज। ओके, तो ये हो गया अबाउट पेज। अब आप सिंपली क्या करोगे, अबाउट पेज को खुलवाने के लिए कोई एक्स्ट्रा URL नहीं लिखोगे, कुछ नहीं करोगे। आप सिंपली यहाँ जाकर जैसे स्लैश अबाउट लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो ये देखिए अबाउट पेज आ गया। मैंने यहाँ पर डिव टैग लिया था, H1 ले लेता हूँ मैं, तो H1 लेकर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अबाउट पेज। सिमिलरली हम लोग एक और पेज बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख देते हैं course.jsx। ठीक है, और एक बना लेते हैं, या हमने जो इधर रखा है, जैसे हमने blog.jsx रखा है, तो इसको हम लोग ब्लॉग ही बोल लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा कौन सा पेज हो गया, ये हमारा हो गया ब्लॉग पेज। ठीक है, तो blog.jsx या ब्लॉग पेज। और अब ब्लॉग को लोड करवाने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली इधर आना है और लिखना है स्लैश ब्लॉग। तो अब आपका ये ब्लॉग पेज लोड हो गया। इसको भी मैं सिमिलरली H1 कर देता हूँ, तो अब आपका ये ब्लॉग पेज हो गया। ओके, अगर यहाँ पर हम लोग एक पेज बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने gallery.jsx बनाया, ठीक है, जिसमें मैंने G कैपिटल रखा है। ओके, तो gallery.jsx मैंने इसमें G कैपिटल रखा है, और हम यहाँ URL में जाकर लिखते हैं gallery.jsx, जिसमें मैंने G स्मॉल रखा है। तो ये क्या दिखा रहा है, 404, क्योंकि जो नाम है JSX या JS के आगे वो एग्जैक्ट नाम ये मैच करता है। ओके, और एग्जैक्ट नाम मैच करके ये आपको क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो देखिए मैं इसको G को कैपिटल करके यहाँ डाल भी रहा हूँ तो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बिकॉज राउटिंग हमेशा लोअर केस में होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर G स्मॉल करके फिर यहाँ पर G गैलरी लिखकर प्रेस करता हूँ, तो देखिए पेज खुल गया। तो नेक्स्ट जेएस ने क्या कर रखा है, नेक्स्ट जेएस ने वो सारी प्रॉब्लम्स जो रिएक्ट जेएस में हमें मैन्युअली मैनेज करनी पड़ती थी उसको एड्रेस करके पहले ही उस कोड में लगा दिया है। तो अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली फाइल बनाएंगे, फाइल को एक कंपोनेंट बनाएंगे और यूआरएल में वो फाइल सीधा यहाँ लोड हो जाएगी। वाले हैं राउट नेस्टिंग की। सो गाइस, राउट नेस्टिंग क्या होता है? साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में एक अच्छा करियर बनाना, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इन बैचेस में हम आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं, जिसमें हर एक चीज आप प्रोजेक्ट बेस पर सीखते हैं और विद इन जस्ट 6 मंथ्स आप रेडी हो जाते हैं किसी भी टाइप की जॉब के लिए। तो अगर इस टाइप के बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाइए और अपनी इंक्वायरी फिल कर दीजिए। हमारी तरफ से टीम आपको कॉल बैक करेगी और डेमो क्लास के लिए आपको एनरोल कर देगी। अब यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, अगर राउट्स की नेस्टिंग की जाए, जैसे कि आपने लिखा है ब्लॉग, फिर आपने ब्लॉग के अंदर लिखा है टाइटल 1 या टाइटल 2, तो ये नेस्टिंग कैसे होगी? जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में जो किया था उसमें हमने सिंपली ये करवाया था, ये करवाया था और ये करवाया था। मतलब हमने स्लैश पे होम पेज खुलवाया,
स्लैश अबाउट पर हमने अबाउट पेज खुलवाया और स्लैश ब्लॉग पे ब्लॉग पेज खुलवाया। बट अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि स्लैश ब्लॉग पे मुझे सारे ब्लॉग्स दिखेंगे, लेट्स से कुछ इस तरीके से। अभी हम यूआई पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हमें सारे ब्लॉग्स दिखेंगे। बट जब भी बंदा इस पे किसी पर भी क्लिक करेगा तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से वो डेडिकेटेड ब्लॉग दिखने लग जाएगा। तो ये हम लोगों को इस वीडियो के अंदर बनाना है और इस चीज को हमें इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो बेस राउट है वो क्या है। तो यहाँ पर जो बेस राउट है वो है ब्लॉग। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाएंगे पेजेस में जिसका नाम होगा ब्लॉग। नेक्स्ट जो आपका टास्क होगा, जो आपको स्लैश ब्लॉग आने पे एग्जीक्यूट करना है, वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए index.jsx। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, index.jsx बना दिया। और इस पेज को, या एक काम करता हूं मैं, index.jsx ना बनाकर जो मेरा नॉर्मल ब्लॉग पेज था उसको ब्लॉग वाले फोल्डर में लेके चला गया मैं, और इसको मैंने बना दिया index.jsx। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स पेज हो चुका है। और अभी भी आपको स्लैश ब्लॉग में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। बट अब जैसे ही मैं यहाँ पर स्लैश टाइटल 1 डालूंगा तो आपको दिखेगा 404। तो इसको मैनेज करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा title1.jsx, और एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे जो कि हो गया आपका लेट्स से फर्स्ट टाइटल। ओके, और ये हमारा फर्स्ट टाइटल वाला हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और फाइल बना लेंगे जिसका नाम होगा title2.jsx, और अब हम लोग यहां से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं और ये फर्स्ट टाइटल की जगह आपका हो गया सेकंड टाइटल। ओके, तो आपने क्या किया, दो और फाइल्स बनाई। अब अच्छे से ये समझना हमें कि फाइल्स हमने बनाई कहाँ है। तो फाइल्स हम लोगों ने बनाई है हमारे ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर, और ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर ये दो फाइल्स जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो अब जब आप यहाँ पर आकर स्लैश ब्लॉग 1 लिखेंगे तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट टाइटल लिखा हुआ है, या ब्लॉग 2 लिखेंगे तो ये आपको सेकंड टाइटल दिख रहा होगा। जब ब्लॉग 1 लिख रहे हैं तो फर्स्ट टाइटल, ब्लॉग 2 लिख रहे हैं तो सेकंड टाइटल, और सिर्फ अगर ब्लॉग लिखा है तो आपको क्या मिल रहा है, blog.jsx। बाकी सारी चीजें सेम चलेगी, स्लैश लगाया आपने या फिर आपने स्लैश अबाउट लगाया, तो बाकी सारी चीजें एज इट इज चल रही है। द ओनली डिफरेंस वी हैव क्रिएटेड इज कि हमने एक फोल्डर बना के नेस्टिंग करवा दी। अब ये चीज अगर रिएक्ट जेएस में करनी होती तो टफ होता था, वहां पर सेम टास्क को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा टीडीएस है, बट यहाँ बहुत ईजी है। सिंपली आपने क्या किया, ब्लॉग लिखा और अंदर ये राउट्स डाल दिए। अब ऐसे कैसे अगर कोई और होता है, जैसे लेट से ब्लॉग नौकर हम लोगों ने रख दिया कोर्सेस, तो कोर्सेस में भी हम लोग क्या करेंगे, कोर्स का फोल्डर बनाएंगे, index.jsx बना लेंगे। तो यहाँ पर सिमिलरली मैं कोर्स का फोल्डर बना लेता हूँ और इसमें मैं बना लेता हूँ index.jsx, और ये मेरा एक फंक्शनल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्स को, और यहाँ पर हम लोगों का ये हो जाएगा कोर्स पेज। तो अब जब आपका यूजर ऊपर यूआरएल में कोर्स पर आएगा तो आपका कोर्स पेज खुल रहा है। बट जब आपका यूआरएल कोर्स स्लैश सपोज हम लोगों ने बोल दिया नेक्स्ट js.jsx, ठीक है, नेक्स्ट जेएस का कोर्स है ये। ओके, इसको नेक्स्ट जेएस से नेक्स्ट बना देते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट जेएस कोर्स। तो क्या होगा, अब आप ऊपर यूआरएल में कोर्स के बाद स्लैश में नेक्स्ट जेएस डालोगे तो ये आपका नेक्स्ट जेएसएक्स का कोर्स खुल गया। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस। अगर मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाऊं तो ट्यूटोरियल्स के अंदर, या मैं अगर इसी के इस पे आ जाते हैं हम लोग, ट्यूटोरियल्स में प्रोग्रामिंग में हम लोग आ जाते हैं, या वेब टेक्नोलॉजी में हम आ जाते हैं रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल पे। तो रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल करके एक फोल्डर होगा और उसमें स्लैश में आपको ये इंडेक्स पेज दिख रहा है। अब देखना, मैं रिएक्ट जेएसएक्स पे क्लिक करता हूं तो ऊपर यूआरएल में ये चेंजेस आए। ये उतने बड़े मेजर चेंजेस नहीं आए क्योंकि ये इसी पेज पर लोड हो गया। बट यहाँ पर क्लिक करके, हाँ, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल स्लैश क्विक इंट्रोडक्शन, तो ये क्या है, एक पूरा एक स्लग है जिसके लिए एक डेडिकेटेड पेज होगा। डायनेमिक स्लग्स है वैसे ये, बिकॉज ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। तो डायनेमिक राउटिंग बनाते हुए हमें क्या करना है, हम लोगों को इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। जैसे अगर ब्लॉग पे है बंदा और ब्लॉग से टाइटल 1 पे जाता है तो ब्लॉग स्लैश टाइटल 1, और वो टाइटल 2 पे जाता है यानी ब्लॉग स्लैश टाइटल 2। तो हम लोगों ने अब तक क्या कर रखा है वो अगर देखें हम, तो हमने पेजेस में ब्लॉग बना रखा है, उसमें इंडेक्स टाइटल 1 टाइटल 2 इस तरीके के
पेजेस बना रखे हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस तरीके के 100 पेजेस होंगे या 100 राउट्स होंगे तो क्या हम लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि हम 100 फाइल्स बनाएं, ठीक है। और उसमें भी ये वेरिएबल होगा, क्योंकि हो सकता है कभी 50 ब्लॉग्स हो, कभी 60 ब्लॉग्स लिख दे जाए, कभी 70 ब्लॉग्स लिख दे जाए, कभी इनमें से 5 डिलीट कर दिए जाए तो 65 ही बचे। तो ये चीज तो हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है, तो हम फिक्स फाइल्स इसके लिए नहीं बना सकते। तो अब इस सिनेरियो को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहां से ये जो फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देंगे। मतलब हमें अब ये फाइल्स नहीं चाहिए। हम सिंपली क्या करने वाले हैं, पहले तो हम लोग यहाँ पर लिस्टिंग कर लेते हैं कुछ ब्लॉग्स की। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, एक यहाँ रिएक्ट फ्रेगमेंट बना लेते हैं पहले। तो ये हमने लिख दिया ब्लॉग 1, ठीक है, या हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको लिख दिया टाइटल 1, फिर ये मेरा हो गया टाइटल 2, फिर यहाँ टाइटल 3, सिमिलरली टाइटल 4 और टाइटल 5। तो हमारे पास काफी सारे टाइटल्स आ गए। और अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि इनमें से किसी पर भी क्लिक हो तो एक पेज खुले और उस पेज के अंदर जो टाइटल है वो लिखा हुआ हो या वो पर्टिकुलर आईडी लिखी हुई हो। लेट्स से इनका कोई स्लग भी है हमारे पास में है, इसका स्लग कुछ ऐसा दिखेगा टाइटल -1, ठीक है। इसका स्लग कुछ ऐसा दिखेगा टाइटल -2। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ऊपर यूआरएल में हमारे पास में स्लग्स आ रहे हैं, ठीक है, टाइटल -3 एंड सो ऑन, टाइटल -4 5 दिखने वाला है हमें। तो इसके लिए हम यहाँ पेजेस नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टाइटल, या हम लिखेंगे ब्लॉग स्लग डॉट JSX। मतलब ये हमारी क्या हो गई, ब्लॉग स्लग की एक, ब्लॉग अंडरस्कोर स्लग भी रख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी रख सकते हो, ब्लॉग्स अंडरस्कोर स्लग डॉट JSX। और हम यहाँ पर ये सिंपली लिख देंगे ब्लॉग स्लग, इसको एक नाम चेंज कर दिया हमने। और हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द, और यहां हमारा आएगा दिस इज द टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4। ऑल्दो अभी हम लोगों को डायनेमिक डेटा को नहीं लेके आ रहे हैं, तो डायनेमिक डेटा को लाते तो हम यहाँ पर एपीआई फेच करके डेटा रेंडर करवाते। बट एक बार चेक करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हो दिस इज द आया है, यहाँ पर मैं कुछ भी डालूं, जैसे मैंने डाला टाइटल -2 तो भी यही पेज खुलेगा। यहाँ मैं XYZ डालता हूं तो भी यही पेज खुलेगा। यहाँ मैं जो भी डालूंगा उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ पैरामीटर, एज एन पैरामीटर। और उस पैरामीटर से, जैसे मैंने इधर डाल दिया टाइटल -4, तो टाइटल -4 एक पैरामीटर है और उसके बेस पे आप देखोगे कि यही कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि इस चीज को हम लोग कैसे उठाएं और यहाँ पर यूज करें, क्योंकि जब हम एपीआई फेच करेंगे तो हमें वो डेटा चाहिए होगा, मतलब वो स्लग चाहिए होगा जिसको हम उठाकर डेटा फेच करवा पाए। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है, एक हुक यूज करना है जो Next.js हम लोगों को देता है, यूज राउटर और फ्रॉम next/router। नेक्स्ट के राउटर से आपने क्या किया, राउटर को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट बना लोगे, तो कांस्टेंट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर, ठीक है। हमेशा आपको आदत बनानी है कि हमेशा हम लोग जो भी हुक यूज करेंगे उस हुक का जो भी आउटपुट है वो हम पहले वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और वेरिएबल में स्टोर करने के बाद अब मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाता हूं कि इसमें हमें क्या मिलता है। तो कंसोल को ओपन कर लेते हैं हम लोग, और आप यहाँ देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को क्वेरी मिल रहा है, और क्वेरी में ब्लॉग अंडरस्कोर स्लग मिल रहा है। मतलब जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में डाला था वही मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आप देख सकते हो। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ लिख दूंगा डॉट क्वेरी डॉट ब्लॉग अंडरस्कोर स्लग, ओके। और अब मुझे ये ब्लॉक का स्लग यहाँ दिख जाएगा, आप देख सकते हो टाइटल 4 लिखा हुआ है, ओके। तो अब हम लोगों को ये अगर नीचे दिखाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर इसको पहले एक अलग वेरिएबल में ले लेते हैं, कांस्टेंट स्लग इज इक्वल टू, और ये हमारा स्लग हो गया, और वो स्लग हम यहाँ दिखा देंगे, ये आ गया, ओके। तो आप देख रहे हो दिस इज द टाइटल 4, आप यहाँ पर लिखते हो 7 तो दिस इज द टाइटल 7 आ जाएगा, ठीक है। इवन आप 100, अगर आपके 100 ब्लॉग्स भी होते तो उसके लिए भी आप यहाँ पर स्लग्स डाल सकते हो। अब ये तो हो गई हमारी डायनेमिक रेंडरिंग, जिसमें हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पर जो ब्लॉग्स बनाए हैं उनके क्लिक पे उनके स्लग्स जाएंगे यूआरएल में, नेस्टिंग में, और फिर उस पे ये कंपोनेंट रेंडर होगा और हम राउट्स उठाकर यहाँ पर दिखा देंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर आकर एक बना दिया डमी डॉट JSX, ठीक है, हमने यहाँ पर डमी डॉट JSX बना लिया और एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देते हैं इसको भी, ठीक है। ये RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट मैंने किया,
और डमी ब्लॉग ये हो गया सपोज हमारा dummy.jsx। तो अब अगर मैं यहाँ ऊपर जाकर स्लैश में डमी लिखता हूं तो जो पेज या जो फाइल रेंडर होगी वो dummy.jsx ही होगी, ये नहीं होगी। ऑल्दो अगर आप कुछ और लिखोगे तो फिर वही पेज रेंडर होगा, लेकिन डमी में कुछ और रेंडर नहीं होगा। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि नेक्स्ट जेएस एग्जैक्ट मैच भी करेगा कि अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होता है तो वो कहीं और जाएगा, बट इन केस एग्जैक्ट मैच हो गया तो वो एग्जैक्ट मैच को खोलेगा, उसको नहीं खोलेगा जो आपने डायनेमिक बनाया। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आप पूरा एक प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे होगे तब ये चीजें आपको कई बार फेस करने मिलेगी। तो इसको कैसे मैनेज करना है ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डायनेमिक राउटिंग को एनेबल करवा दिया। आप यहाँ पर टाइटल भी लिखेंगे सिर्फ। डायनेमिक राउट्स की भी नेस्टिंग कैसे करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में एक अच्छा करियर बनाना तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इन बैचेस में हम आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं, जिसमें हर एक चीज आप प्रोजेक्ट बेस पर सीखते हैं और विद इन जस्ट 6 मंथ्स आप रेडी हो जाते हैं किसी भी टाइप की जॉब के लिए। तो अगर इस टाइप के बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाइए और अपनी इंक्वायरी फिल कर दीजिए। हमारी तरफ से टीम आपको कॉल बैक करेगी और डेमो क्लास के लिए आपको एनरोल कर देगी। बट इन केस आपको नेस्टिंग भी डायनेमिकली करवानी हो तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि डायनेमिक राउट्स की नेस्टिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो हमारे पास में ब्लॉग, ब्लॉग और ब्लॉग, ये तो हमारा क्या हो गया, फिक्स है, यानी ये हमारा स्टैटिक है। लेकिन उसके जो टाइटल्स हैं, ये जो स्लग्स हैं, ये स्लग्स आपके क्या हो गए, डायनेमिक हो गए। फिर उसमें इमेज ये जो लिखा हुआ है ये स्टैटिक है और ये हमारा स्टैटिक है, और उसमें ये 1 2 3 ये क्या हो गए, या मतलब ये जैसे इमेज की आईडी है तो ये क्या हो गए, ये डायनेमिक हो गए। तो लेट्स से हमने कोई ब्लॉग पढ़ने के लिए खोला और उस ब्लॉग में मल्टीपल इमेजेस थी, तो हमने क्लिक किया, ऊपर यूआरएल में हमारे पास में ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, और हमें वो इमेज बड़े साइज में दिखने लगी। हो सकता है कि एसईओ के पर्सपेक्टिव से हम लोगों को ऐसे यूआरएल्स बनाने पड़ रहे हैं। तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे ये समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और इस चीज को करने के लिए आप क्या करने वाले हो, प्योरली डायनेमिक क्राउड्स बनाने वाले हो। तो डायनेमिक क्राउड्स बनाने का एक और सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो लेट्स से हमारे पास में 10 ब्लॉग्स हैं, मतलब 10 टाइटल्स हैं और हर किसी में 5 इमेजेस है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो 50 फाइल्स बनानी पड़ेगी और उससे मेरा काम बनेगा, बट 50 फाइल्स तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिड्यूस करूंगा और रिड्यूस करके सिर्फ 2 फाइल्स में मेरा काम करूंगा। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट करना है और हमारे प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। अब प्रोजेक्ट में ये जो है slug.jsx, इससे आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर /title-1 या title-100 लिख रहे हो तो ये आ रहा है, दिस इज द टाइटल 100। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, हम ब्लॉग के अंदर आएंगे और ब्लॉग के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे जो कि होगा blog_slug। ठीक है, blog_slug। इस फोल्डर में हमने क्या किया है गाइस, इस फोल्डर में हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और ये ब्लॉग स्लग वाली फाइल इसके अंदर ले ली हमने, और इसको रीनेम करके हमने बना दिया index.jsx। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली जो फाइल थी उसको एक फोल्डर में कन्वर्ट किया सबसे पहले, यानी उस नाम से एक फोल्डर बनाया, एंड देन आफ्टर हमने index.jsx वाली फाइल बना ली और उसके अंदर ले ली। लेट्स सी अगर ये सेम काम कर रहा है। देखिए अभी भी आप कोई भी राउट पे जा रहे हो तो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों ने डायनेमिक फोल्डर बनाकर फिर अंदर लेके आ गए। तो अब यहाँ पर वो आपके जो स्लग्स हैं वो आ रहे हैं और इसके अंदर ये जा रहा है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ एक और फोल्डर बना लिया इमेजेस का। ठीक है, क्योंकि इमेजेस तो एक फिक्स नेम है, बट उसके अंदर जाकर क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो आपने यहाँ पर बोल दिया image_id.jsx। ठीक है, तो आप उसके अंदर आ चुके हो और ये एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूं मैं, इमेज आईडी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो अब ब्लॉग स्लग एक फोल्डर है, वो डायनेमिक है। ब्लॉग एक फिक्स स्टैटिक वर्ड है, ब्लॉग स्लग डायनेमिक है जो इंडेक्स से ऑपरेट हो रहा है। इमेज स्टैटिक है और उसके अंदर इमेज आईडीज डायनेमिक है। तो हम लोग यहां पर भी लगा देंगे import and use router, okay, use router from next router,
और यहाँ हम लोग लिख देंगे कांस्टेंट पैरम्स यानी पैरामीटर्स इज इक्वल टू यूज राउटर डॉट, और डॉट लगा के हम लोगों को क्या चाहिए, तो हम लोगों को यहाँ पर पैरामीटर्स चाहिए, मतलब हमें चाहिए क्वेरी। ठीक है, तो ये क्वेरी हम लोगों ने उठाकर सीधा यहाँ पर डाल दी है, या एक काम करते हैं पहले तो हम लोग राउटर ही बना लेते हैं। तो कांस्टेंट राउटर इज इक्वल टू और यूज राउटर। ठीक है, ये हो गया हमारा यूज राउटर। अब हमारे पास राउटर में क्या मिलेगा, तो हम लोगों को राउटर में सारे के सारे क्या मिलने वाले हैं, सारे के सारे हमको ऑब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोगों ने बोला कांस्टेंट और दो चीजें हमें मिलेगी, तो हमने लिखा राउटर डॉट क्वेरी। राउटर डॉट क्वेरी हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ डिस्ट्रक्ट कर लिया और हमने बोल दिया कि हमें एक तो मिलेगा ब्लॉग अंडरस्कोर स्लग और दूसरा हमें मिलेगा इमेज अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, दो चीजें हमने मिलने वाली है, ये भी मिलेगा और ये भी मिलने वाला है, और हम लिख देंगे दिस इज द, ठीक है, इमेज अंडरस्कोर आईडी इमेज ऑफ, और यहां पर लगा देंगे कि कौन से ब्लॉग की है, तो ये इमेज ब्लॉग अंडरस्कोर स्लग, मतलब ऐसे लिखा आएगा दिस इज द वन इमेज ऑफ ब्लॉग 1, दिस इज द वन इमेज ऑफ ब्लॉग 2, दिस इज द टू इमेज ऑफ ब्लॉग 1। तो ये यहां पर चेंज होता रहेगा। अब जैसे मैं सिंपली यहां पर स्लैश इमेज लिखकर स्लैश 1 लिखूंगा, तो आपको दिख रहा होगा दिस इज द वन इमेज ऑफ टाइटल 1। मैंने 2 किया, दिस इज द वन इमेज ऑफ टाइटल 2, या फिर मैंने इमेज के बाद 2 किया, दिस इज द टू इमेज ऑफ टाइटल 2। तो सिंपली हमने क्या किया, हम लोगों ने जो बेस था, जो बाहर था ब्लॉग, वो स्टैटिक रखा, फिर एक फोल्डर बना लिया ब्लॉग अंडरस्कोर स्लग, ये डायनेमिक है और ये इंडेक्स जेएस से ऑपरेट हो रहा है। फिर हमने उसके अंदर इमेजेस नाम से एक और बना लिया, मतलब एक फोल्डर बना लिया, और इमेज अंडरस्कोर आईडी नाम से हमने क्या किया, एक और हमने फाइल बना ली इमेज अंडरस्कोर आईडी डॉट जेएसएक्स नाम से, और इस फाइल से हम लोग ये एक्सेस कर रहे हैं। इन केस अगर आप इमेजेस स्लैश नहीं डालते हो तो क्या होगा, ये सीधा बाहर वाले पे चला जाएगा, यानी आप देखोगे कि इंडेक्स वाला कोड लोड हो रहा है। बट अगर आप स्लैश इमेजेस डालते हो या आपने स्लैश इमेजेस सिर्फ डाला तो 404 आ जाएगा, बिकॉज ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ कुछ आए, और आप जब 1 2 3 कुछ डालोगे तो वो ये जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो इसको मिल गया और ये कोड लोड हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है गाइस, सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, नेस्टिंग करवा रहे हो डायनेमिकली किसकी, राउट्स की, यूजिंग नेक्स्ट.जेएस। अब हम लोग अब तक क्या कर रहे थे कि हमारा यूजर यहाँ ऊपर स्लैश ब्लॉग लिखेगा तो वो ब्लॉग वाले पेज पर पहुंच जाएगा, वो स्लैश ब्लॉग में यहाँ स्लैश टाइटल 1 लिखेगा तो टाइटल 1 वाले पेज पर पहुंच जाएगा। बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि यूजर खुद यूआरएल को चेंज करे, या स्लैश वो इमेज लिखेगा और स्लैश 1 लिखेगा तो वो स्लैश इमेजेस 1 वाले पे पहुंच जाएगा, बट यूजर खुद इस यूआरएल को चेंज नहीं कर सकता। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए बनाने पड़ेंगे लिंक्स, और लिंक्स बनाने का जो तरीका है हमारे नेक्स्ट.जेएस के अंदर या रिएक्ट.जेएस के अंदर वो थोड़ा सा अलग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, अंडरस्कोर ऐप में जाएंगे, और अंडरस्कोर ऐप में जाकर हम यहाँ पर एक हेडर कंपोनेंट बना लेंगे या हम एक नेविगेशन कंपोनेंट बना लेंगे। तो मैं सिंपली ऐप के अंदर सबसे पहले एक रिएक्ट फ्रेगमेंट बना देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ फंक्शन नेविगेशन, और नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर हम लोग अपना काम करने वाले हैं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नेविगेशन कंपोनेंट में यहाँ लिख देंगे रिटर्न, और रिटर्न में हमें क्या क्या करवाना है, तो हम लोगों ने लेट्स से एक ये फ्रेगमेंट बना दिया फिर से, और यहाँ एक एंकर टैग लगाया और यहाँ लिख दिया होम। ठीक है, ये होम के लिए हो गया। फिर एक एंकर टैग लगाया हमने और यहाँ पर लिख दिया हमने फॉर द अदर पेज विच इज आवर ब्लॉग पेज, और फिर हमारा एक और पेज है जिसका नाम है कोर्स पेज। ठीक है, तो होम, अबाउट, कोर्स, ये 3 पेजेस हो गए, और इस कंपोनेंट को मैं इसके जस्ट ऊपर कॉल कर लेता हूँ। ये नेविगेशन के लिए मेरा कंपोनेंट है। अब आपको ये होम, अबाउट, कोर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, एंड इनमें हम लोग थोड़ा सा स्पेस भी ले लेते हैं। ठीक है, तो होम, अबाउट, कोर्स ये तीनों आपको यहाँ दिख रहे होंगे। अब इन पे अगर आप href लगाते हो और लिखते हो स्लैश होम, और आप यहाँ href लगाते हो और लिखते हो स्लैश ब्लॉग, और यहाँ पर अगेन आप href यानी हाइपर रेफरेंस लगाकर लिखते हो स्लैश कोर्स। ठीक है, तो क्या होगा इससे, जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो पेज रिफ्रेश होगा और आप होम पर आ गए। ठीक है, एक्चुअली स्लैश होम जैसा कुछ नहीं है, स्लैश ही है सिर्फ। तो होगा क्या, सिंपली यहाँ क्लिक किया आपने, पेज रिफ्रेश हुआ, यहाँ क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हुआ, यहाँ क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हो रहा और आप दूसरे पेजेस पे जा रहे हो। बट ऐसा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो इन केस कोई स्टेट हमने बना रखा है
वो हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा या हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को यहाँ चाहिए एक लिंक नाम का कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट लिंक एंड लिंक फ्रॉम, हमें लिंक को इंपोर्ट करना है फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश राउटर। ठीक है, नेक्स्ट के राउटर में से हम लिंक को लेके आ गए और इस एंकर टैग में हम लोग एंकर टैग के बदले क्या रखेंगे, लिंक लिखेंगे। सबसे पहली चीज तो क्या हो गई, एंकर टैग के बदले आपने क्या यूज कर लिया, इन प्लेस ऑफ एंकर टैग यू आर यूजिंग द लिंक, और href की बदले, href की जगह आप यूज कर रहे हो टू। ठीक है, अब आपने कंप्लीट चेंज कर दिया, एंकर टैग्स को आपने लिंक बना दिया और आपने href की जगह लिख दिया टू। अब अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये बोल रहा है एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है, जो ये रिफ्रेश का सॉल्यूशन है, वो है हमारा नेक्स्ट का लिंक टैग। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट लिंक एंड फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। ठीक है, नेक्स्ट में से हमने लिंक को इंपोर्ट कर लिया और हम एंकर टैग के बदले क्या लिखेंगे, लिंक टैग को लिखेंगे। दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना है, href वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, जहां जहां एंकर टैग था उसके बदले आपने लगा दिया लिंक कंपोनेंट को। और अब आप देखोगे तो बिना पेज रिफ्रेश हुए आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हो और आप देख सकते हो ऊपर यूआरएल में भी चेंज हो रहा है, बट आपका पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। आप सिंपली क्या कर रहे हो, एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर रहे हो विदाउट इवन रिफ्रेशिंग द पेज। ओके, और अब आप जैसे इसके अंदर आ गए, अब ब्लॉग से आपको और अंदर जाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ब्लॉग के अंदर जाकर, जैसे आपका ब्लॉग स्लग था तो ब्लॉग स्लग में इंडेक्स पर आ गए और ये सॉरी यहाँ इंडेक्स पे आ गए और यहाँ पर भी अब हम लोग क्या करेंगे, लिंक्स लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं लिंक लगा देता हूँ। तो लिंक लगाने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम दिस, और हम लोग यहाँ पर आके लिंक लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ हम लोग लिख देंगे href, और href में हम लोगों को क्या देना है, तो href में हम लोगों को देना है स्लैश टाइटल डैश वन, और उससे पहले हमको लिखना होगा ब्लॉग। तो ब्लॉग में टाइटल वन हम लोगों को भेजना है। ओके, तो अब जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो देखिए ब्लॉग स्लैश टाइटल वन, ये आप इस जगह पे आ गए और ये ऊपर आपका नेविगेशन आपने फिक्स बना रखा है, ये नेविगेशन है और इस पोजीशन पर आप आ चुके हो। ओके, अब बैक करते हैं, हम लोग बैक करते हैं तो आप देख सकते हो पीछे जा सकते हो, आगे जा सकते हो। तो हम लोगों ने लिंक पर क्लिक किया और हम ब्लॉग स्लैश टाइटल वन पर आ गए। अब यहाँ से जब आप बैक करोगे, हम लोग लेट से वापस जाते हैं इधर और ब्लॉग पे गए हम लोग और ब्लॉग से टाइटल वन पे आए, और जब मैं बैक करता हूँ तो आप देख सकते हो हम लोग पीछे जा रहे हैं, मतलब पीछे इन द सेंस कि हम लोग जैसे जिस पाथ से आए थे उसमें जा रहे हैं। बट इन केस अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जैसे हम लोग ब्लॉग टाइटल वन पर जाए बट टाइटल वन से जैसे कोई बैक करे तो हम लोग सीधा पीछे कहाँ चले जाए, होम पेज पर। तो इस चीज के लिए आप सिंपली यहाँ पर एक प्रॉप यूज कर सकते हो जिसका नाम है रिप्लेस। ठीक है, तो जैसे आप रिप्लेस यूज करोगे, अब आपने क्लिक किया तो ब्लॉग स्लैश टाइटल वन पे आप आ चुके हो। अब जैसे आप बैक करोगे तो आप सीधा कहां पर चले गए, होम पेज पर, यानी जो मेन पेज था आप वहां पर चले गए। बट अगर आप रिप्लेस यूज नहीं करते हो, लेट से मैं यहाँ पर एक ये ले लेता हूँ और लिंक क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ रिप्लेस यूज नहीं करता, ये मेरा सेकंड पेज हो गया। तो अब यहाँ क्या होने वाला है, जैसे मैं ब्लॉग पे गया और सेकंड पेज से मैं जब पीछे आता हूँ तो मैं ब्लॉग पेज पर ही आता हूँ, बट टाइटल वन से जब मैं पीछे बैक प्रेस करता हूँ तो मैं होम पेज पर आ जाता हूँ। तो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस आपकी वो जो एंट्रीज थी उन सबको हटाकर जो बैकवर्ड जाने का जो नेविगेटर है, जावास्क्रिप्ट का जो नेविगेटर है उसके अंदर पुश करवा देता है कि पीछे जब भी कोई बैक प्रेस करे वो सीधा कहाँ चला जाए, होम पेज पे चला जाए। मतलब जितने भी यूआरएल्स लगे हुए हैं, जितने भी स्लग्स लगे हुए हैं, जितने भी स्लैश में पैरामीटर्स लगे हुए हैं, राउट्स लगे हुए हैं, सारे हट जाए और सीधा वो कहाँ पहुंच जाए, फर्स्ट पेज पर पहुंच जाए। अब ये हो गया हमारा लिंक कंपोनेंट। और हमें किसी केस में अगर किसी क्लिक होने पर, किसी इवेंट के होने पर रिडायरेक्ट करवाना हो, जैसे हम ये चाहते हैं कि कोई इवेंट परफॉर्म हो और फिर रिडायरेक्ट हो। अब यहाँ तो क्या हो रहा है कि कोई इवेंट नहीं है, बंदा सीधा उस पर क्लिक करेगा और रिडायरेक्ट हो जाएगा। बट आपने सोचा कि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए और उस बटन के क्लिक पे रिडायरेक्ट करवाना है। एंकर टैग या लिंक नहीं चाहिए, हमें चाहिए बटन, और बटन के क्लिक पे हमें रिडायरेक्ट करवाना है। मतलब बटन के क्लिक पे पहले हम लोग कोई और टास्क करवाएंगे और फिर रिडायरेक्ट करेंगे। लेट से हमने बटन के क्लिक पे क्या किया कि डेटाबेस में एक एंट्री डाल दी, और उसके बाद में जैसे हम लोगों ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, पहले प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हुआ, मतलब एक एपीआई चली, और उसके बाद में आपने उसको जैसे एपीआई चल गई, मतलब जैसे ही आपके पास रिस्पॉन्स आ गया कि प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है, आपने उसको सीधा कार्ट वाले पेज पर पहुंचा दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना होता है, तो मैंने इधर लगा दिया ऑन क्लिक और मैंने इधर लिख दिया क्लिक हैंडलर। ठीक है, एक फंक्शन बना लिया हमने क्लिक हैंडलर, और यहाँ पर बना देते हैं क्लिक हैंडलर इज इक्वल टू कॉल दिस। और जैसे ही क्लिक हैंडलर पे क्लिक होता है, मतलब जैसे ही बंदा क्लिक करता है, हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा
तो इधर एक और चीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर, सॉरी इंपोर्ट, ये गलत कर दिया हमने, इंपोर्ट यूज राउटर। ठीक है, ये हम लोगों को एक हुक यूज करना है, इंपोर्ट यूज राउटर, और फिर वहां से हमने क्या बनाया, राउटर बनाया। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, इंपोर्ट यूज राउटर, मतलब यूज राउटर वाले हुक को इंपोर्ट किया, वहां से हमने अपना एक राउटर बनाया और हमने यहाँ बोला राउटर डॉट पुश। ठीक है, राउटर में पुश करवाना है स्लैश में ब्लॉग स्लैश में टाइटल 3। तो अब अगर आप देखेंगे तो हम लोग किसी इवेंट के होने पर, लेट्स से यहाँ पर मैंने कोई HTTP रिक्वेस्ट कर दी है या कोई हम लोगों ने API कॉल करवा दिया और उस API का जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उसके बाद में मैंने ये चलाया। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ बटन पे, ओके, एक्चुअली मैंने इसको इस फंक्शन के अंदर, आप देख सकते हो ये एरर बोल रहा है कि हुक कैन बी कॉल्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंपोनेंट। मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर कॉल करवा दिया। तो इसको बस बाहर लेना है हमको, क्योंकि फंक्शन एक इंडिविजुअल एंटिटी, ये जो हम लोग फंक्शन हैंडलर बना रहे हैं वो एक इंडिविजुअल है, मतलब इसका ही पार्ट है बट वो अलग है, हमें इसकी बॉडी के अंदर रखना है, कंपोनेंट की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे आपने क्लिक किया आप देख सकते हो यहाँ पर आ गए आप। ठीक है, बैक करते हैं, फिर से क्लिक किया हमने, तो आप इस पे 3 पे जा रहे हो, 2 पे भी जा सकते हो, 1 पे भी जा सकते हो, बट अगर आप देखोगे कि 3 पे जब क्लिक कर रहा हूं तब भी जा रहे हैं, बट यहाँ कोई भी लिंक नहीं लगा हुआ है, ना कोई HREF लगा हुआ है। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रोग्रामेटिकली रिडायरेक्ट करवा रहे हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप किसी लिंक से रिडायरेक्ट करवा सकते हो या फिर आप प्रोग्रामेटिकली रिडायरेक्ट करवा सकते हो। लेट्स से आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है लॉगिन के लिए, तो लॉगिन की जो रिक्वेस्ट थी उसको कुछ इस तरीके से समझते हैं हम लोग कि नेविगेशन के अंदर जो लॉगिन करते हुए हमारी रिक्वेस्ट है वो कुछ ऐसे प्रोसेस हो रही है कि आपने एक इंटरफेस से लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर पे। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेस है और आपने अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर किया है, और अब ये जो रिक्वेस्ट है वो कैटर हो रही है वहां से, और यहाँ पर से डेटा चेक हुआ और यहाँ पर रिस्पॉन्स आया ऑल ओके, मतलब कि यूजर नेम पासवर्ड ट्रू है। तो अब आपको रिडायरेक्ट करवाकर एक डैशबोर्ड पर भेजना है। तो ये जो रिडायरेक्शन है दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामेटिकल रिडायरेक्शन। और इस टाइप के रिडायरेक्शन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, राउटर में पुश करवाना पड़ेगा। जो हम लोगों ने ये तरीका अभी यूज किया है वही हमको करना पड़ेगा राउटर में पुश करवा के। तो दो तरीके हैं रिडायरेक्ट करने के या नेविगेट करवाने के, पहला लिंक और दूसरा राउटर डॉट कस्टम 404 पेज के बारे में। सो गाइस 404 पेज क्या होता है, जब भी आप किसी राउट को हिट करते हैं और वो राउट एग्जिस्ट नहीं करती या उस राउट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे सर्वर के पास नहीं है या हमारे क्लाइंट के पास नहीं है, तो उस केस में हम एक पेज दिखाते हैं जो कि होता है 404, दैट इज रिसोर्स नॉट फाउंड। तो वो पेज ऑलरेडी Next.js में एग्जिस्ट करता है। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लॉग और कोर्स बना रखा है बट मैंने गैलरी नहीं बना रखा। तो जैसे मैं हिट करूंगा तो हमारे पास में क्या होगा, एक 404, ओके गैलरी भी मेरे पास है, तो एक टेस्ट करके मैं बनाता हूँ। तो मैंने टेस्ट करके कोई पेज नहीं बना रखा है या टेस्ट करके कोई राउट मेरा नहीं है, तो उस केस में क्या आता है 404 आता है, यानी दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। बट ये जो पेज आप देख रहे हो ये नेक्स्ट का इंटरनल अपना बनाया हुआ पेज है। इन केस आपको अपना कोई पेज चाहिए, जैसे हम लोग tutorialfreak.com पर जाते हैं और यहाँ पर मैं स्लैश में टेस्टिंग डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो मेरा एक पेज दिख रहा है इट इज अ कस्टम 404 पेज। ओके, तो अब इसको रीच करने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पेजेस की रूट डायरेक्टरी में आपको एक न्यू फाइल बनानी है जिसका नाम होगा 404.jsx। ठीक है, इट कुड बी JS और JSX एनीथिंग यू वांट, और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा और इसको नाम रख देते हैं नॉट फाउंड। ठीक है, और हम यहाँ पर लिख देंगे द पेज यू आर लुकिंग इज नॉट एग्जिस्टिंग, द पेज यू आर लुकिंग डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपली लिख दिया द पेज यू आर लुकिंग डज नॉट एग्जिस्ट। और अब क्या होगा, अब जब आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो देखिए जो एरर आ रही है वो ये है जो मैंने डाली थी, ये हमने कॉमन डाल रखा है, तो इस वजह से आपको सभी जगह पर दिख रहा होगा। आप देख सकते हो ये नेविगेटर मैंने कॉमन बना रखा है इसलिए मुझे सब जगह पर दिख रहा है। ये हमेशा होता ही है, आप देख सकते हो ये हमारा 404 पेज है और इसमें भी हमें ऊपर का जो नेविगेशन बार है वो तो कॉमन दिख ही रहा है। 404 पेज हम दूसरा लेके आ गए, जैसे मैं फिर से स्लैश टेस्टिंग डालता हूँ तो फिर से क्या होगा, मेरा 404 पेज खुल जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर मैन्युअली मैनेज कर लिया और इस तरीके से आप 404 पेज के अलावा जितने भी पेजेस हैं वो सारे पेजेस जो जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आप बना सकते हो और कस्टम असाइन कर सकते हो। जैसे अब मैंने ये 404 पेज चलाया और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए पेज यू आर लुकिंग डज नॉट एग्जिस्ट। आप यहाँ से कहीं भी चले जा सकते हैं और अगर आप यहाँ कोई गलत URL डालते हैं तो ये आपका नॉट एग्जिस्ट वाला पेज खुल जाएगा। प्री रेंडरिंग के बारे में,
सो गाइस प्री रेंडरिंग कैसे काम करता है, क्या इंपॉर्टेंस है, और हम प्री रेंडरिंग को समझने वाले हैं रिएक्ट और नेक्स्ट को कंपेयर करके। तो आप देख सकते हो मैंने एक रिएक्ट ऐप बना रखा है और एक मैंने नेक्स्ट ऐप बना रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं नेक्स्ट ऐप को रन करूंगा। तो नेक्स्ट ऐप को रन करने के लिए हम लोग करेंगे npm run dev, ओके, और ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका एक नेक्स्ट ऐप है एंड सिमिलरली मैं यहाँ आके रिएक्ट ऐप को स्टार्ट कर देता हूँ। तो लेट्स गो टू द रिएक्ट ऐप, npm start, ओके, और इसको हम लोग पोर्ट 3001 पे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट ऐप है और ये हमारा रिएक्ट ऐप है। अब इसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे गए हम, तो यहाँ आपको एलिमेंट्स दिखेंगे और एक रूट एलिमेंट दिखेगा और रूट एलिमेंट के अंदर हमारा ये ऐप है, हेडर है, हेडर के अंदर हमारी इमेज है, पैराग्राफ है और ये सारी चीजें जो हमको हमारे app.js में। अब आ जाते हैं यहाँ पे और इसको कंपेयर करके देखते हैं हम लोग। तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर ये एक div जिसके अंदर अंडरस्कोर नेक्स्ट लिखा हुआ है और ये वही सारे के सारे टैग्स देखने मिलेंगे। अब ये यहाँ ब्राउजर पर हमें एलिमेंट्स तो दिखा रहा है, बट क्या होगा अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ जाऊँ व्यू सोर्स कोड पर, ओके, और हम लोग यहाँ जाते हैं सोर्स कोड व्यू करने के लिए। तो जैसे मैंने व्यू सोर्स कोड पे क्लिक किया, आप देख सकते हो आई एम लेफ्ट विद द div विथ रूट आईडी, और इसके अलावा कुछ यहाँ है ही नहीं। मतलब ये जो सारी चीजें दिख रही थी वो अब आपको दिख ही नहीं रही है इस जगह पर। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं सोर्स कोड देखता हूँ हमारे नेक्स्ट ऐप का, तो नेक्स्ट ऐप के अंदर जो लाइनें लिखी हुई थी, जो लाइंस लिखी हुई थी, जैसे next.js, जहां भी ये लिखा हुआ था वो आपको दिख जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये next.js का लोगो लगा हुआ है। ओके, सिमिलरली और कोई हम लोग टेक्स्ट देखते हैं जैसे pages/index.js, तो ये टेक्स्ट भी आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ जो भी टेक्स्ट है सारा वो आपको सोर्स कोड व्यू करने पे यानी सोर्स कोड देखने पे भी मिल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड रिएक्ट में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है या इस चीज का जो रीजन है वो क्या है? इस चीज का रीजन है प्री रेंडरिंग। रिएक्ट प्री रेंडरिंग सपोर्ट नहीं करता। रिएक्ट में कुछ इस तरीके से काम होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो रिएक्ट में क्या होता है, हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर एक कोड लिखते हैं जिसमें हमारी डिव होती है और उस डिव के अंदर हमारा आईडी लगी होती है रूट। ओके, ये कोड पहले से लिखा हुआ होता है। अब जब रिएक्ट ऐप ब्राउजर पे आ जाता है तो ब्राउजर पर आने के बाद में जेएस उसकी लोड होती है और फिर हमें HTML के एलिमेंट्स दिखते हैं और हमारे रिएक्ट कंपोनेंट, और ब्राउजर पर लोड होने के बाद में हमें HTML के एलिमेंट्स दिखते हैं और रिएक्ट के कंपोनेंट्स लोड हो जाते हैं। यानी हमें HTML भी बाद में दिखना शुरू होता है और रिएक्ट के कंपोनेंट्स भी बाद में लोड होता है। रिएक्ट के कंपोनेंट्स लोड होने से क्या हो जाता है, यहाँ पर एक इंटरेक्शन, आप माउस डाउन कीबोर्ड के इवेंट्स लगा सकते हो, तो वो यहाँ स्टार्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट लोड होने के बाद में। बट आप अगर पहले देखें तो प्री में कुछ भी नहीं है, मतलब सर्वर एंड पर कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी डिव ही है, उसके अंदर और कुछ नहीं पड़ा है। बट ऑन द अदर हैंड मैं बात करता हूं अगर नेक्स्ट जेएस की, तो नेक्स्ट जेएस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट जेएस में HTML हमेशा प्री लोडेड होता है। यानी नेक्स्ट जेएस क्या करता है, जो आप कोड लिख रहे हो, जो भी आप पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आपने स्लैश अबाउट की रिक्वेस्ट की या आपने स्लैश गैलरी की रिक्वेस्ट की, तो ये उसका HTML कोड बनाकर फिर ब्राउजर पर देता है और उसके बाद जब जेएस लोड होता है तो रिएक्ट कंपोनेंट्स लोड होते हैं, यानी इंटरेक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। बट उससे पहले ही HTML आपका लोड हो चुका होता है, जिसको कहते हैं हम लोग प्री रेंडरिंग। तो प्री रेंडरिंग होने से हमारा HTML पहले से लोड हो गया और प्री रेंडरिंग ना होने से कुछ भी लोड नहीं हुआ और बाद में जाकर HTML और जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है। अब इसके जो डीमेरिट्स है वो क्या है वो समझते हैं। तो जब भी प्री रेंडरिंग होगी तब हमारा HTML कोड पहले से लोडेड होगा, बट प्री रेंडरिंग नहीं होगी तो कुछ भी रेंडर नहीं होगा। अब अगर कुछ भी रेंडर नहीं होता है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग की वजह से SEO ना हो पाना। ठीक है, यानी आपका कोई HTML टैग यहाँ है ही नहीं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो ही नहीं सकती। बिकॉज आप जो ऑन पेज यहाँ पर जो इस पेज पर टैग्स लगे हुए थे वो सारी चीजों को आप लगा ही नहीं सकते, वो सारी चीजों पर आप कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवा ही नहीं सकते। बिकॉज आपका यहाँ कोई HTML कंटेंट है ही नहीं, तो कोई हेडिंग टैग्स आप नहीं ले सकते, कोई कीवर्ड्स वगैरह आप यहाँ कुछ नहीं लगा सकते, बिकॉज आपका यहाँ कोई HTML कंटेंट है ही नहीं। बट प्री रेंडरिंग में यहाँ हमारे पास में क्या है, HTML कंटेंट होने की वजह से हम ये सारी चीजें करवा सकते हैं। तो ये हमारे प्री रेंडरिंग का फायदा है। और प्री रेंडरिंग हम रिएक्ट में भी करवा सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक्सटर्नल पैकेज की जरूरत पड़ती है।
लेकिन नेक्स्ट जेएस हमें क्या करता है, ये फैसिलिटी पहले से देता है, जिससे हमारा काम थोड़ा बच जाता है और हमें उस चीज पर मेहनत नहीं करनी पड़ती जो एक पैकेज कर सकता है। हम सिंपली दिमाग लगाते हैं लॉजिक्स पर और रिएक्ट कंपोनेंट्स पर। अब इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम लोग स्टैटिक रेंडरिंग की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल डेटा फेच करके उसको स्टैटिक डेटा बनाकर एचटीएमएल पेज को लोड करो। प्री रेंडरिंग के अंदर स्टैटिक जनरेशन के बारे में। नेक्स्ट जेएस में प्री रेंडरिंग अचीव करने के दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है वो है स्टैटिक जनरेशन, दूसरा तरीका होता है एसएसआर यानी सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसकी बात हम लोग बाद में करने वाले हैं। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे स्टैटिक जनरेशन पर, और स्टैटिक जनरेशन कैसे होता है उसके लिए जो फंक्शन है गेट स्टैटिक प्रॉप्स, उसको समझेंगे नेक्स्ट जेएस की हेल्प से। तो नेक्स्ट जेएस में जो हमारा स्टैटिक जनरेशन होता है, वहां हमारे एचटीएमएल पेज के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एचटीएमएल पेज है, हम इस एचटीएमएल पेज में किसी एक्सटर्नल एपीआई से डेटा को फेच करके यहाँ पर एज एन एचटीएमएल कोड या एज अ टेक्स्ट कोड इधर एम्बेड करवा देते हैं। तो यहाँ आपको वो डेटा पूरा पूरा दिखने लग जाता है जो हमने एपीआई से फेच किया। ये होता है नेक्स्ट जेएस के अंदर। इसी को अगर रिएक्ट जेएस में किया जाता है तो कैसे किया जाता है वो समझते हैं, और फिर नेक्स्ट जेएस के अंदर हम लोग चलेंगे। तो रिएक्ट जेएस के अंदर आपका एचटीएमएल पेज तो बनता ही नहीं है, आपके एचटीएमएल पेज पर कुछ होता ही नहीं है। आप जब ब्राउजर पर आ जाते हो उसके बाद में आपकी एपीआई फेच होती है और आपके डेटा को ऐड किया जाता है एज अ टेक्स्ट नोड या एज अ एचटीएमएल नोड, जो कि डॉम की हेल्प से होता है। बट यहाँ डॉम वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ जो एपीआईज है वो स्टैटिकली फेच हो जाएगी, मतलब प्री फेच होके प्री रेंडरिंग के टाइम पर पेज आपका ब्राउजर पे आने से पहले ही आपका डेटा पूरा फेच हो जाएगा और वो डेटा आपके एचटीएमएल पेज के साथ एम्बेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट जेएस काम करता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक जनरेशन। अब स्टैटिक जनरेशन को अचीव कैसे किया जाता है उस चीज को हम लोग समझेंगे और थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पर लेट से हमने एक H1 टैग लगाया और हमने लिखा ब्लॉग, ठीक है, हम यहाँ पर कुछ ब्लॉग्स के टाइटल्स रखना चाहते हैं, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट। और इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमें क्या करना है, हम लोगों को एक यूएल बनाना है और उस यूएल के अंदर हम लोगों ने एक एलआई बना लिया। तो हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ चाहिए, ठीक है। अब ये जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हमें चाहिए वो स्टैटिक नहीं है, वो आएंगे किसी एपीआई से, बट हमें उस एपीआई से फेच करके स्टैटिकली इसके अंदर डलवाना है। तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझाता हूं मैं आप लोगों को कि स्टैटिक होने का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको स्टैटिक होने का मतलब समझा देता हूं। पहले जैसे हम लोगों ने लिख दिया टाइटल 1, देन हमने यहाँ लिख दिया टाइटल 2, देन हमने यहाँ लिख दिया टाइटल 3, देन हमने यहाँ लिख दिया टाइटल 4 और हमने यहाँ लिख दिया टाइटल 5। और अब मैं अगर इसको npm रन डेव करता हूं तो क्या होगा, ये टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4, टाइटल 5, ये सारी चीजें मुझे दिखेगी हमारे ब्राउजर पर कुछ इस तरीके से। ब्लॉग पोस्ट टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4, टाइटल 5, और यही के यही मुझे यहां भी दिख जाएंगे एज एन एचटीएमएल कोड। ओके, बट मेरा ये डेटा किसी एपीआई से आएगा और फिर उसको मैं स्टैटिकली दिखाना चाहता हूं, ये होता है स्टैटिक जनरेशन। तो अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको अचीव करने के लिए आपको यहां लिखना है एक्सपोर्ट और असिंक, एक असिंक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन का नाम है गेट स्टैटिक प्रॉप्स। ओके, गेट स्टैटिक प्रॉप्स क्या करेगा गाइस, गेट स्टैटिक प्रॉप एक प्री डिफाइंड प्री कॉन्फ़िगर्ड फंक्शन है, मतलब हम अपने हिसाब से नहीं बना रहे हैं, यही के नाम रखते हुए इसको बनाना पड़ता है। और नेक्स्ट जेएस के अंदर इसकी पहले से इन्होंने पूरे कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, इन्होंने बता रखा है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये जब फंक्शन कॉल होके जब डेटा देगा तो वो डेटा एज अ प्रॉप इस कंपोनेंट को मिलना चाहिए। ये सारी की सारी कैलिब्रेशन या एक तरीके से ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग इंटरनली हो रखी है इस कंपोनेंट और इस फंक्शन के बीच में। हमें क्या करना होता है, तो हम लोगों को सिंपली, क्योंकि एक असिंक फंक्शन है तो हम यहाँ एपीआई फेच कर सकते हैं, तो हम जेसन प्लेस होल्डर पे चलते हैं और यहाँ से एक एपीआई लेके आते हैं और ये जो एपीआई होगी हमारी, ये होगी पोस्ट्स की एपीआई। तो आप देख सकते हो ये हमारी एपीआई है और मेरे पास कुछ 100 यहाँ पर पोस्ट्स आ चुके हैं। तो मुझे ये पोस्ट हमारे ब्राउजर पर दिखाने हैं, हमारे पेज पर दिखाने हैं और स्टैटिकली एम्बेड करवाने हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपली आप यहाँ पर लिखोगे कांस्टेंट रिस्पांस इज इक्वल्स टू अवेट एंड फेच। फेच का यूज करेंगे, आप एक्सियोस यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग डेटा फेच करेंगे। तो अब क्या हुआ गाइस, हमारे पास डेटा फेच होके आ गया। अब उस डेटा को हम लोग जेसन में कन्वर्ट करेंगे, तो पोस्ट इज इक्वल्स टू एंड रिस्पॉन्स
यहाँ भी अवेट लगाना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। ये चीज भी रिएक्ट जेएस में हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी होती है कि रिएक्ट जेएस में एपीआई फेच करना तो हमें आता ही है, तो एपीआई हम लोग फेच कर चुके हैं और हम फाइनली यहाँ से करेंगे रिटर्न। रिटर्न करना एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डाल दिए प्रॉप्स। अब मेरे जो प्रॉप्स हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट होकर इधर आने वाले हैं, ओके। और मैं आपको एक बार कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ पोस्ट जो मेरे पास आए होंगे उनको। तो पोस्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो हमने यहाँ पर कंसोल लॉग कर दिया पोस्ट को, यानी जो पोस्ट हमारे आने वाले थे वो हमने यहाँ कंसोल लॉग करवा दिए। और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंसोल लॉग में आपको यहाँ पर दिखेगा, बट वो यहाँ आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा, बिकॉज ये जो फंक्शन है गेट स्टैटिक प्रॉप ये प्री रेंडर होता है, यानी सर्वर एंड पर ही एग्जीक्यूट होता है, क्लाइंट एंड पर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो मैं एक बार यहाँ पर npm run dev करता हूँ और एक्चुअली मैंने सर्वर डाउन कर दिया था ताकि मैं आपको वापस दिखा सकूं कंसोल लॉग करके। तो जब कंसोल लॉग किया हमने तो आप देख सकते हो ये सारे वो पोस्ट जो हमारे एपीआई से फेच होके आ रहे थे वो इस कंसोल में दिख रहे हैं, ना कि इस कंसोल में। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? तो ऐसा होने का बहुत सिंपल सा एक रीजन है कि आपका जो गेट स्टैटिक प्रॉप्स है वो रन होता है किस पे? सर्वर एंड पर, ना कि क्लाइंट एंड पर। तो क्लाइंट एंड पर जब रन होगा तो यहाँ दिखेगा, जैसे कि ये मैंने यहाँ से आप देख सकते हो मैंने पोस्ट रिटर्न किए हैं और जैसे हम लोग नॉर्मली प्रॉप्स गेट करते हैं वैसे ही मैं प्रॉप्स डिस्ट्रक्ट करके यहाँ पर पोस्ट गेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल है तो आप ऐसे कर सकते हैं, वरना जो ट्रेडिशनल तरीका है कि यहाँ पर प्रॉप्स लिखकर कंसोल लॉग करवा देते हैं इसको, कंसोल लॉग प्रॉप्स डॉट एंड यहाँ हमने पोस्ट लिख दी। तो अब जो मैंने कंसोल लॉग किया है वो मुझे यहाँ दिखेगा। आप देख सकते हो कि ये जो हमारा होम कंपोनेंट है उसका कंसोल लॉग मुझे कहाँ दिख रहा है? हमारे ब्राउजर में। बट गेट स्टैटिक प्रॉप का कंसोल लॉग मुझे कहाँ दिख रहा है? इसके कंसोल में, यानी हमारे सर्वर के कंसोल में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जो यहाँ आउटपुट आ रहा है ये जनरेटेड आउटपुट है, बट ये जो कोड है ये कोड आपका बिफोर जनरेशन, प्री रेंडरिंग ये कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक जनरेशन कैसे वर्क कर रहा है। अब क्योंकि हम डेटा फेच कर चुके हैं, मैं कंसोल लॉग हटा देता हूं, तो ये डेटा जो हमने फेच किया वो एज अ प्रॉप हमने यहाँ पास कर दिया। तो अब माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए हमें कि गेट स्टैटिक प्रॉप इसी कंपोनेंट को, ऊपर वाले कंपोनेंट को क्या कर रहा है? डेटा दे रहा है। और मैं यहाँ प्रॉप्स डिस्ट्रक्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा काम इजी हो जाए, बार बार मुझे प्रॉप्स डॉट पोस्ट ना लिखना पड़े, सीधा मैंने पोस्ट लिख दिया। और अब हमें क्या करना है? हम सिंपली इन एलाइज को इससे बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट्स लगाया, प्रॉप्स डॉट मैप, सॉरी पोस्ट डॉट मैप, और इसमें मुझे डेटा मिलता जाएगा और मुझे एक इंडेक्स भी मिलेगा। और मैं सिंपली यहाँ से करूँगा रिटर्न। रिटर्न हमें क्या करना है? रिटर्न में हमें एलाइज भेजनी है। और ये जो डेटा आपका आ रहा है इस डेटा के अंदर हमें डेटा डॉट टाइटल्स मिल रहे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जेसन प्लेस होल्डर पे ये टाइटल है और ये बॉडी है। तो हमें बहुत सारे यहाँ पर टाइटल्स मिल रहे होंगे और एक हम लोग लगा देते हैं की प्रॉप। की प्रॉप में मैंने लिख दिया इंडेक्स, ताकि ये वाली एरर आनी बंद हो जाए। अब मैं रिफ्रेश करता हूं और आप देख सकते हो कि हमारे पास में इतने सारे ये प्रॉप्स आ गए, ये सारे प्रॉप्स की लिस्ट है। और हम चाहें तो इधर एक एंकर टैग भी लगा सकते हैं। तो लेट्स से आपने बोला कि हम इसको रिडायरेक्ट भी करेंगे, तो हम वैसे तो लिंक लगाते हैं, बट एक बार हम लोग या तो हम लिंक ही ले लेते हैं इधर। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट स्लैश लिंक, और हम क्या करेंगे? इधर लिंक लगा देंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर देता हूँ और यहाँ हमने लगा दी लिंक। और इस लिंक का फिलहाल href हम लोग क्या करेंगे? एम्प्टी रखेंगे। तो href इज एम्प्टी। और अब आप देख सकते हो यहाँ सारी लिंक्स लग चुकी है और आप कहीं पर भी क्लिक करके उस पेज पर चले जाओगे और उस ब्लॉग को रीड करना शुरू कर दोगे। तो ये हमारे लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स आ गए। इसकी यूआई और भी अच्छी बनाई जा सकती थी, फिलहाल हमने यूआई पे फोकस नहीं किया है। बट अब आपको ये जो दिख रहा है वो कंट्रोल यू करने पर भी आपको दिखेगा, बिकॉज ये स्टैटिक जनरेट हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ सारी एलाइज दिख रही है और इन एलाइज के अंदर ये डेटा दिख रहा है। तो जितनी भी एलाइज हमारे पास यहाँ है वो सारी की सारी यहाँ दिख रही है। ऑल्सो ये आप देख पा रहे हो पूरा पूरा वो जो डेटा हमने गेट किया था, ये हमने जो स्टैटिक प्रॉप्स भेजे थे ये वो सारे के सारे पेज के प्रॉप्स हैं। ये सब कुछ आपको यहीं पर नीचे दिख रहा होगा। और इस तरीके से नेक्स्ट जेएस क्या करता है? स्टैटिकली जनरेट करके देता है आपके पेज को, ना कि यहां पर आने के बाद एपीआई कॉल होगी और फिर डेटा आएगा। तो इससे भी एक फर्क पड़ता है। वो फर्क क्या होता है कि आपका जब डेटा प्री रेंडर हो जाता है तब काफी सारे काम जो आपके रुक जा रहे थे, लेट्स से आपको कोई ब्लॉग किसी पेज पर है और उस पेज को आपको पर्टिकुलर कहीं पर इंडेक्स करवाना है,
तो फिर आपका वो काम रुक जाएगा। अगर आपके कोई कीवर्ड्स यहाँ लगे हुए हैं तो वो आपका काम रुक जाएगा, वो काम ना रुके इसलिए प्री रेंडरिंग के अंदर स्टैटिक जनरेशन को हम लोग यूज करते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये आप देख सकते हो इस तरीके से डेटा आ गया, और लेट से आप कहते हो कि सर हमें सिर्फ यहाँ पर 20 ब्लॉक्स ही दिखाने हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे स्लाइस एंड 0,100, ठीक है, सॉरी 0,20, ताकि हमें एक टाइम पे 20 ब्लॉक्स ही दिखे। ओके सॉरी, इधर नहीं लिख सकते हम लोग डायरेक्टली, बट हम यहाँ लिख देंगे। ओके, और इधर लगा देंगे पोस्ट्स कॉलन। तो जितने भी पोस्ट्स हैं वो सारे के सारे ना जाके सिर्फ 20 के पहले के 20 पोस्ट यहाँ आ चुके हैं, और ये आपके पोस्ट हो गए। अब आप अगर देखेंगे कि ये जो यूजर आईडी 1 2 3 4 है, अगर मैं स्लैश में आईडी 1 डालता हूं तो मुझे सिर्फ वो स्पेसिफिक ब्लॉक दिख रहा है। अगर मैं 2 डालता हूं तो मुझे सिर्फ स्पेसिफिक ब्लॉक दिख रहा है। मैं 100 डालूंगा तो मुझे सिर्फ वो 100 या 10th स्पेसिफिक ब्लॉक दिखेगा। तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनेबल करेंगे, जहां हम लोग बात करेंगे डायनेमिक राउट से स्टैटिक जनरेशन कैसे करवाई जाती है, स्टैटिक साइट जनरेशन की विथ डायनेमिक पैरामीटर्स। तो हमें कुछ इस तरीके से करना है कि ये हमारी पेज की लिस्टिंग हो गई, आप देख सकते हैं, जहां पर हमें बहुत सारे ब्लॉग्स दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन ब्लॉग्स में से किसी पर भी यूजर क्लिक करेगा तो हमें उसका डिटेल पेज खुलवाना है। ओके, तो जैसे यूजर अगर सबसे पहले ब्लॉग को पढ़ना चाहता है तो यूजर क्या करेगा, सिंपली यहां पर आकर इस पर क्लिक करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके डिटेल पेज को लोड करवा देंगे। लेट से इसकी आईडी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 4 है, 5 है, तो हम यहाँ पर blog/3 करके लेके आएंगे तो ये उसका डिटेल पेज खुल जाएगा। ये हमारा पर्पस है, जिसका आधा काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट क्लास वीडियो में, कि हमारे पास सारे ब्लॉग्स की लिस्टिंग आ गई थी। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर जाकर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग रखेंगे id.jsx। ठीक है, पोस्ट के अंदर id.jsx, इसका पोस्ट ना करके पोस्ट कर देते हैं सिर्फ। और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट ले लेता हूं मैं, जिसका नाम होगा हमारा पोस्ट। एक सिंगल पोस्ट है मेरा ये, ठीक है, और इसके अंदर मुझे वो डिटेल्स दिखानी है, मतलब वो डेटा दिखाना है। अब इसमें मैं सिर्फ एक बार के लिए पोस्ट लिख देता हूँ, और हम लोग नेविगेट करके देखें अगर, तो यहाँ से मैं एक ऐड ऑन कर देता हूं कि हम जाएंगे कहां पर। तो हमने यहाँ लिख दिया /पोस्ट, और /पोस्ट में हम कहां जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे data.id। ठीक है, जो डेटा हमारे पास आया है उसमें से जो आईडी है उस पर हम लोग जाने वाले हैं। तो क्लिक किया मैंने, और आप देख सकते हो मैं यहाँ आ गया। फिर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ आ गया /5 पे। फिर मैंने क्लिक किया तो /11 पे। इसका मतलब कि मैं इस जगह पर, मतलब पोस्ट के अंदर ये वाले आईडी वाले सेक्शन तक आ चुका हूँ। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे जो मेरे पास आईडी आई है उसके लिए मैं यहाँ पर बना लूंगा एक्सपोर्ट, और हम लोग बोलेंगे गेट स्टैटिक प्रॉप्स। ये गेट स्टैटिक प्रॉप्स हमारा फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट गेट स्टैटिक प्रॉप। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से बना ही लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो एक्सपोर्ट और असिंक फंक्शन होगा, ये एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन गेट स्टैटिक प्रॉप, और इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, इसमें हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है गाइस, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें इस कंपोनेंट पे आने वाली डिटेल्स मिलती है। तो कॉन्टेक्स्ट में एक हमारे पास की होती है पैरम्स, जिसमें से हम ये आईडी वाला पैरामीटर निकाल पाएंगे। तो मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास में जो की है वो कैसे काम करती है। कंसोल लॉग मैंने किया कॉन्टेक्स्ट को, और चेक करते हैं एक बार, इसको हम लोग हटा देते हैं, और एक बार फिर से मैं npm स्टार्ट कर लेता हूँ। और कोई कंसोल लॉग हमारा नहीं है तो हम यहाँ पर कर देते हैं npm run dev, और ठीक है ये आ गया इधर। एंड मैं इस पेज पर आकर, ओके एक्चुअली ये हम लोगों को यहाँ वाला दिखा नहीं पाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से बोलेंगे कांस्टेंट पैरम्स। ठीक है, पैरम्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग, और कॉन्टेक्स्ट में से पैरम्स निकाल रहे हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट में से पैरम्स वाली की निकाल ली हमने। और अब हम लोगों ने यहां से बोला कांस्टेंट रिस्पांस इज इक्वल टू, तो अब आप देखेंगे कि जो पोस्ट हम लोग लेके आ रहे हैं जेसन प्लेस होल्डर से, मैं आपको जेसन प्लेस होल्डर पे लेके चलता हूं। जेसन प्लेस होल्डर से जो हम इतने सारे पोस्ट लेके आ रहे थे, उनमें एक सिंगल पोस्ट लाने का भी ऑप्शन है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक सिंगल पोस्ट लाने का भी हमारे पास में ऑप्शन है, जैसे पोस्ट स्लैश और 1 या फिर 2 या फिर 3, जो भी आप देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पोस्ट आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, ये वाला भी मैं ले लेता हूँ, ये हमारी एपीआई है, और रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एंड फेच, और फेच करवाना है हमें कुछ इस तरीके से। तो हमने बोला कि ये तो हमारी एपीआई हो गई, और यहाँ हमें चाहिए डेटा।
तो डेटा लाने के लिए हमने बोल दिया params.id। ठीक है, params.id क्या करेगा गाइस, params.id ये वाली आईडी उठाकर इधर डाल देगा और आपकी एपीआई को हिट कर देगा। फिर आपने बोल दिया कांस्टेंट डेटा इज इक्वल्स टू, तो हम लोगों ने फिर से बोला अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, एंड फिर फाइनली हम लोग यहाँ करेंगे रिटर्न एक ऑब्जेक्ट को जिसमें हम लोग प्रॉप्स डालेंगे, और प्रॉप्स डालते हुए हम यहाँ से हमारा डेटा भेज देंगे जो कि हम बाद में एज अ प्रॉप यहाँ पर उठा सकते हैं। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसमें नया क्या था, नया ये था कि हमने कॉन्टेक्स्ट उठाया, कॉन्टेक्स्ट में से पैरामीटर निकाले और उस डायनेमिक पैरामीटर को यूज किया। अब चेक करके देखते हैं एक बार, और यहाँ से बैक चल लेते हैं। यहाँ पर आके मैंने किसी ब्लॉक को रीड करने के लिए क्लिक किया तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये मुझे दिखा रहा है। ओके, तो हमने यहाँ से डेटा सेंड किया और हमने यहाँ डेटा रिसीव किया एज अ प्रॉप, और अब हम इसको देखते हैं कंसोल लॉग करके, तो ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये गेट स्टैटिक प्रॉप्स वाला जो फंक्शन है उसमें गड़बड़ थी, तो इसको सही कर लेते हैं गेट स्टैटिक प्रॉप्स को। और जैसे ही गेट स्टैटिक प्रॉप्स को आपने सही किया, अब एक्चुअली जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसी और रीजन से है, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला गेट स्टैटिक प्रॉप तो हमने यूज कर लिया, अब हमें गेट स्टैटिक पाथ्स चाहिए। तो गेट स्टैटिक पाथ्स हमें क्यों चाहिए गाइस, तो जब भी आप स्टैटिक रेंडरिंग करवा रहे हैं यानी स्टैटिक साइट जनरेशन आप जब भी करवा रहे हैं, तब जो आप ये डेटा फेच करना चाह रहे हैं उसको आपको पहले से बताना पड़ेगा, स्टैटिक साइट पे जनरेट करवाना पड़ेगा इन पैरामीटर्स को भी। तो अब इसको जनरेट करवाने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम होता है गेट स्टैटिक पाथ्स। तो कैसे यूज करना है इसको, तो लेट्स से हम लोग बात करते हैं कि हम 1, 2 और 3 ये तीन ही चीजें डालेंगे फिलहाल यहाँ पर। तो जैसे मैंने 1 डाला, मैं 2 डालूंगा और 3 डालूंगा। तो अभी मैं मान के चलता हूं कि मैं 3 ही यहाँ पर ऊपर आईडीज डालने वाला हूं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं एक्सपोर्ट असिंक, इसको भी असिंक रखना है, बट फिलहाल के लिए हम लोग इसको असिंक नहीं रखते, फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि अभी हम एपीआई फैच नहीं करेंगे। और गेट स्टैटिक पाथ्स, ठीक है, हमने स्टैटिक पाथ्स बना लिया इधर, और ये हमें क्या करेगा, ये हमें सिंपली यहाँ से रिटर्न करेगा, रिटर्न। और रिटर्न में ये हमको एक ऑब्जेक्ट देगा जिसमें हमें ये क्या करेगा, यहाँ पर पाथ्स देने वाला है। तो हमने यहाँ पर डाले पाथ्स, और पाथ्स में हमने क्या किया, तो पाथ्स में हम लोगों ने एक एरे डाल दिया। ठीक है, तो गेट स्टैटिक पाथ्स हमें क्या करता है, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर लिख देता हूँ फॉल बैक। ठीक है, एक फॉल बैक पैरामीटर है, वो भी हम लोग बाद में यूज करेंगे। फॉल बैक को हम लोग कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, अभी फिलहाल फॉल बैक हमारा फॉल्स है। तो हमने गेट स्टैटिक पाथ बोला, अब देखिए 404 बता रहा है, वो वाली एरर हट चुकी है। ठीक है, तो अब इस 404 को हम लोग सही कैसे करेंगे, तो 404 को सही करने के लिए हम लोगों को यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास करना है। उस ऑब्जेक्ट में हमें एक की बनानी है जिसका नाम होगा पैरम्स, और उस पैरम्स वाली की में हमें फिर एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें हमें बताना है कि एक आईडी आएगी जो कि क्या होगी 1। ठीक है, फिर कॉमा सेपरेटेड आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो जिसमें आप बताओगे कि एक आईडी आएगी जिसके अंदर क्या होगा 2। तो आप यहाँ क्या बता रहे हो, पैरामीटर्स बता रहे हो। तो अब आप देख सकते हो कि जो 404 आ रहा था उसकी जगह हमें डेटा फैच होके मिल गया है। ये देख सकते हो आप, ये डेटा है हमारा। और सिमिलरली मैं 2 पे जाता हूँ तब भी मुझे कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा, और मैं 3 पे जाता हूँ तब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है बिकॉज मैंने 3 की अभी तक बात ही नहीं की थी। तो यहाँ पर जो राउट आपको गेट करना है या जो पाथ आपको गेट करना है उसको आपको स्टैटिकली पहले से जनरेट करना पड़ेगा, इसलिए लिखा हुआ है गेट स्टैटिक पाथ्स। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि क्या ये चीज हम लोग बार बार करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग जनरेट करने वाले हैं डायनेमिकली, बिकॉज मेरे पास में आईडीज कितनी सारी भी हो सकती है, वो उसका मुझे पहले से आइडिया थोड़ी हो सकता है। तो ये जो पाथ्स होंगे ये हम लोग डायनेमिकली जनरेट करेंगे, और इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डेटा फेच करवाना होगा एपीआई से और फिर पाथ जनरेट करना होगा। तो जैसे हम लोगों ने ये डेटा फेच करवाया है सिंगल, सारे डेटा कहाँ फेच हो रहे हैं, यहाँ चल लेते हैं हम लोग। तो जैसे ये हमारा सारा डेटा फेच हो रहा था, ये हमारे सारे पोस्ट्स हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, गेट स्टैटिक पाथ में गेट कर लेंगे। अब ये सारे पोस्ट हमारे पास आ चुके हैं, और अब हमें यहाँ पर करना है कांस्टेंट पाथ्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, पाथ्स इक्वल्स टू पोस्ट डॉट मैप, मैप का यूज करेंगे हम लोग। और मैप का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमें क्या मिलेगा, एक 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 पोस्ट मिलेगा, और हम यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पैरम्स लिखा होगा और जिसमें आईडी लिखी होगी। तो पैरम्स एंड आईडी, और ये हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, मतलब ये एक पूरा ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करेंगे पाथ्स वाले के अंदर। और मैप क्या करता है, मैप उसको एक एरे बना देता है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया पाथ्स और फिर आपने लिख दिया पोस्ट डॉट आईडी। ठीक है, तो पोस्ट में जो जो आईडी आएगी, और हम इसको कर देते हैं टू स्ट्रिंग। तो पोस्ट के अंदर जो हमारी एक एक आईडीज है वो हम लोग
पैरम्स बनाकर यानी पैरामीटर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर पाथ्स भेज रहे हैं और अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिंपली इसको पाथ्स वाले वेरिएबल को यहाँ कॉल करवा दूंगा। तो अब इसने क्या किया, जैसे मेरे पास में 10 थे, 20 थे, 100 थे, जितने भी चाहिए आपको वो सबके ये क्या कर रहा है, पाथ्स बनाकर आपको दे देगा। और अब आप सिंपली यहाँ से ये जो पोस्ट है वो रिटर्न कर सकते हो और ऊपर ले सकते हो। और यहाँ हम लोग कुछ कुछ चीजें दिखा देते हैं, जैसे मैंने h1 टैग में दिखा दिया डेटा डॉट टाइटल, ठीक है, इस डेटा का टाइटल हो गया ये। फिर डेटा डॉट बॉडी, दो चीजें हम लोगों ने दिखा दी, डेटा डॉट टाइटल एंड डेटा डॉट बॉडी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये h1 टैग हो गया, ये पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। ओके, सो ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है। मैं एक बार पीछे बैक चला जाता हूँ और हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट पेज पर। तो अब हमने क्या किया, मैं आपको पूरा फ्लो समझाता हूँ वापस से। हम इस पेज पर थे, इस पेज से पोस्ट स्लैश आईडी डेटा डॉट आईडी पे हम लोग गए, यानी हम इस पेज पर आ गए। इस पेज पर गेट स्टैटिक प्रॉप की मदद से मैंने कॉन्टेक्स्ट उठाया और मैंने उस पर्टिकुलर आईडी का एक ब्लॉक फेच करने की कोशिश की और उसको रिटर्न किया एज अ प्रॉप और फिर उसका डेटा दिखा दिया। बट रिटर्न करने से पहले एक एरर आती है और वो क्या है, वो ये है कि ये जो पाथ आप स्टैटिकली जनरेट कर रहे हो उसको स्टैटिकली जनरेट करने से पहले, या जो पाथ से आप स्टैटिकली जनरेटेड डेटा लाना चाह रहे हो उन पाथ्स को भी स्टैटिकली जनरेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ सारा डेटा फेच करके इन पाथ्स को भी स्टैटिकली जनरेट करवाया, सारे पाथ्स बनाए, जिसमें हम लोगों ने बोला कि ब्लॉक स्लैश 1, ब्लॉक स्लैश 2, ब्लॉक स्लैश 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी आ सकता है। और अब हमने बोल दिया कि जैसे यहाँ पर ब्लॉक स्लैश 14 आया है तो इसने 14 को इस यूआरएल को समझा, क्योंकि स्टैटिकली जनरेटेड था, पहले से पता था कि ऐसा कोई यूआरएल आने वाला है। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 700, ठीक है, तो एक एरर आ गई 404। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि हमें पता है कि 100 ही ब्लॉक्स थे, 100 ब्लॉक्स थे, तो 100 का तो यहाँ पर डेटा होगा बट 101 का नहीं होगा। उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इसको स्टैटिकली पता है कि 100 ब्लॉक्स आने हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि कभी हमारे 100 ब्लॉक्स के बाद 150 ब्लॉक्स हो गए तो आपको ये समझना है कि जब जब आपका पेज रेंडर होगा तब तब ये कोड तो सर्वर एंड पे रन होगा ही, तो ये पहले ही डेटा फेच करके उस स्टैटिक ब्लॉक को या स्टैटिक राउट को जनरेट कर लेगा, तो वो एरर कभी नहीं आनी है। बट जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए एरर जरूर आएगी, जो कि एक तरीके से अच्छी चीज है, आपको हैंडल नहीं करनी पड़ रही है, ये ऑटोमेटिक खुद ही हैंडल कर रहा है क्योंकि इसने सभी के स्टैटिक पाथ्स पहले से बना रखे हैं। हमारा नेक्स्ट ऐप का बिल्ड वर्क करता है, उसके अंदर किस तरीके से फाइल्स बनती है, उन फाइल्स के अंदर कैसे डेटा स्टोर होता है और वो ब्राउजर पर कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो गाइज हम लोग सबसे पहले एक बिल्ड बनाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट ऐप की। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में एक अच्छा करियर बनाना, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इन बैचेस में हम आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं, जिसमें हर एक चीज आप प्रोजेक्ट बेस पर सीखते हैं और विद इन जस्ट 6 मंथ्स आप रेडी हो जाते हैं किसी भी टाइप की जॉब के लिए। तो अगर इस टाइप के बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाइए और अपनी इंक्वायरी फिल कर दीजिए। हमारी तरफ से टीम आपको कॉल बैक करेगी और डेमो क्लास के लिए आपको एनरोल कर देगी, जिसमें हम लोगों ने डायनेमिक जनरेशन किया था स्टैटिक पेजेस का, उसी को हम यूज करेंगे। और यहाँ एक कमांड रन करेंगे हम, npm run build। ओके, npm run build। अगर आप यान यूज कर रहे हैं तो आप सिंपली यान बिल्ड लिख सकते हैं और आप देखेंगे डॉट नेक्स्ट करके एक फोल्डर बन रहा है यहाँ, और ये उस बिल्ड को रेडी कर रहा है। तो यहाँ नीचे देखते जाएंगे आप, कुछ कुछ चीजें रेडी होती जा रही है और मैं यहाँ ऊपर लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ से आप देखेंगे कि इसने बिल्ड बना दिया और ये आपको कुछ 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 डिटेल्स बता रहा है। जैसे कि हम सबसे पहले इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पोस्ट स्लैश आईडी में इसने काफी सारे पेजेस जनरेट किए हैं। ओके, और ये पोस्ट स्लैश आईडी में इसने काफी सारे पेजेस, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग और सर्वर पर चलते हैं। डॉट नेक्स्ट में आ गए, सर्वर पर आ गए, सर्वर में पेजेस, पेजेस में पोस्ट, और पोस्ट में 1 से लेकर 100 तक इसने स्टैटिक पेजेस जनरेट कर दिए हैं। ओके, 1 to 100 के इसने सबके क्या कर दिए, स्टैटिक पेजेस बना दिए और उसकी जेसन बना दी। तो वापस दिखाता हूँ मैं आपको, उसकी जेसन और उसके स्टैटिक पेजेस दोनों चीजें बना दी। अब ये कैसे काम कर रहा है इसको हम लोग समझते हैं अभी, जब हम इसको ब्राउजर पर रन करेंगे। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं और जो जो चीजें बनी हैं वो क्या क्या है वो समझते हैं हम लोग। एक बार इसको हटा देते हैं और फिर से बिल्ड करता हूँ मैं, ताकि जो कुछ एरर्स आ रही थी वो एरर्स ना आए और हमें एकदम सही से दिखे। ठीक है, तो अब ये फिर सही से बिल्ड हो चुका है। अब देखते हैं इसमें,
तो अब यहाँ पर नीचे देखिए इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कुछ, जैसे एसएसजी और स्टैटिक। एसएसजी और स्टैटिक 2 वर्ड्स, स्टैटिक का मतलब है कि ओनली एचटीएमएल पेज और एसएसजी का मतलब है आपका एक ऐसा स्टैटिक पेज जिसके साथ उसका जेसन भी है, यानी गेट स्टैटिक प्रॉप्स का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके के हमारे क्या बने हैं, पेजेस बने हैं। अब समझते हैं इसको कि यहाँ आप देखेंगे ये डॉट लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है डॉट, ओके। तो ये जो डॉट लगा हुआ है, ये क्या बता रहा है कि पोस्ट के अंदर जितने भी पेजेस बने हैं, ये सारे एसएसजी है, ठीक है, यानी स्टैटिक साइट जनरेट हुआ है कोड। और यहाँ पर आपको 100 पेजेस दिख रहे होंगे, ये कुछ-कुछ इन्होंने नाम लिख दिए और बाकी इतने सारे पेजेस हैं। फिर किस पेज की कितनी साइज़ है वो लिखी हुई है और फर्स्ट लोड होने में कितना टाइम लगेगा वो लिखा हुआ है। 404 पेज जो इसका बना है, जो मैं आपको डॉट नेक्स्ट में ले जाकर सर्वर में ले जाकर अगर पेजेस में लेके जाके दिखूँ, तो 404 पेज, 500 पेज, ये जो पेजेस बने हैं, ये पेजेस कैसे हैं? ये स्टैटिक पेजेस हैं। और ये जो एसएसजी पेजेस हैं, वो बाकी आपको यहाँ पर रेस्ट बहुत सारे पेजेस और दिख रहे होंगे। पोस्ट में आपको काफ़ी सारे पेजेस दिख जाएँगे और इसी के अंदर हम लोग चलते हैं, तो ये स्टैटिक आप देख सकते हो, ये चंक्स बन गए इधर, चंक्स में पेजेस, पेजेस में पोस्ट्स वगैरह। तो इसने क्या किया, फर्स्ट लोड ऑफ ऑल शेयर्ड बाय, ये जो आपके चंक्स बने हैं, उन चंक्स का टोटल कितना यूज़ हो रहा है या टोटल कितना साइज़ है, वो बता दिया। फिर इसने डिस्ट्रीब्यूटेड बता दिया है। मतलब जावास्क्रिप्ट की जितनी भी आपकी फाइल्स बनी है, उनकी साइज़ क्या है, वो इसने यहाँ पर बता दी। रेस्ट आपकी जितनी भी फाइल्स बनी है, उनकी डिटेल्स आ चुकी है। अब इसको मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र पे रन करूँगा। मेरा बिल्ड तो बन गया npm रन बिल्ड से। अब मैं क्या करूँगा, npm स्टार्ट। अब अच्छे से याद रखना है कि रिएक्ट में npm स्टार्ट होता है ऐप को रन करने के लिए, बट नेक्स्ट में npm स्टार्ट होता है बिल्ड को रन करने के लिए। तो अब बिल्ड हमारा रन हो चुका है और मैं यहाँ साथ-साथ में हमारे डेवलपर्स टूल पे आ जाता हूँ एंड लेट्स गो टू द नेटवर्क्स। अब क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ किसी भी एक जगह पर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया इस पर, ठीक है? और ये नेटवर्क क्लियर कर देता हूँ, बैक चला जाता हूँ, फिर से नेटवर्क क्लियर। अब जैसे ही मैंने ये यहाँ पर पीछे कुछ न कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, बट हटा देते हैं हम लोग। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ओके, ये सारी की सारी फाइल्स एक बार लोड हो गई, हटा देते हैं इसको। काफ़ी सारी फाइल्स है इसलिए लोड होने में टाइम लगा रहा है। तो अब जैसे ही मैं किसी फाइल पे क्लिक करूँगा, तो लेट्स से मैंने इधर क्लिक किया, तो अब post/1 पे मैं आ गया और मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? अब मैं post/1 पे हूँ और मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि एक वन नाम से डॉक्यूमेंट है, जिसका ये प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि और अच्छे से दिख पाए। तो ये आपको उसका प्रीव्यू दिख रहा है। वैसे ही मैं सिमिलरली 2 पे क्लिक करता हूँ, तो आपको उसका प्रीव्यू दिखेगा। मैं 3 पे करता हूँ, तो 3 का प्रीव्यू दिखेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, सिंपली यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है और उस एचटीएमएल कोड को लेके आ रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस एचटीएमएल कोड की क्या ज़रूरत है। ये जो हमारे सर्वर में पेजेस में, पोस्ट में ये जो एचटीएमएल पेजेस हैं, उनकी क्या नीड है, वो तो हमें समझ आ गई। अब हमें ये समझना है कि जो जेसन फाइल है, उनकी क्या नीड है। तो एक बार चल जाते हैं मेन पेज पर और अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा, तो जेसन रिक्वेस्ट हो रही है। जैसे ही मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ, तो बिना पेज रिफ्रेश हुए जो डेटा मेरे सामने आ रहा है, वो आ रहा है बिकॉज़ ऑफ जेसन। एक बार एक काम करते हैं हम लोग और यहाँ से मैंने वैसे बहुत सारे ये दिखा रखे हैं, तो मैं सिर्फ़ 3 या 4 दिखा देता हूँ, ठीक है? एंड सिमिलरली जैसे मैंने 4 यहाँ दिखा दिए ये ब्लॉग्स, मेन पेज पे चले जाते हैं। तो 4 ब्लॉग्स दिखाने हैं मुझे यहाँ पर, अभी मुझे फिर से इसका रीबिल्ड करना पड़ेगा, तो मैंने कोड चेंज करके 4 ब्लॉग्स दिखा दिए यहाँ। एंड सिमिलरली हम लोग ऊपर चलते हैं पोस्ट्स के अंदर, आईडीज़ के अंदर और मैं 4 ही ब्लॉग्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी तो हम लोगों ने लिख दिया डॉट स्लाइस 0,4, ठीक है, 0,4, 4 ब्लॉक्स इधर, 4 ब्लॉक्स इधर और फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, npm रन बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि आपने चेंजेस किए हैं तो बिल्ड फिर से बनेगी, ठीक है? तो npm रन बिल्ड, तो ये फिर से हम लोगों ने एक बिल्ड बना दी इसकी, ठीक है? अब आप देखेंगे कि कम पेजेस बने हैं, मतलब अब आप देख सकते हैं सिर्फ 4 ही पेजेस बने हैं। मैं इधर सर्वर पे ले जाके दिखाता हूँ आपको पेजेस में पोस्ट के अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ 4 पेजेस, देयर आर ओनली 4 पेजेस और अब हमें यहाँ पर भी सिर्फ 4 ही दिखना चाहिए। एक बार इसको npm स्टार्ट करना पड़ेगा, npm स्टार्ट, ठीक है? और अब इधर आके रिफ्रेश करते हैं, देखिए सिर्फ 4 पेजेस आपको दिख रहे होंगे और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे सपोज़ मैंने इस पे क्लिक किया, फिर मैंने सेकंड वाले पे क्लिक किया, थर्ड वाले पे क्लिक किया, तो ये सारे मेरे क्या है, टाइटल्स हैं जिन पे मैं क्लिक कर के डेटा लेके आ रहा हूँ।
तो 2 तरीके से डेटा आता है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि अगर आप यहाँ ब्लॉग्स में जाकर जैसे आप फर्स्ट पर हो और आप सीधा थर्ड पे जाते हो, तो रिफ्रेश किया आपने और डेटा आया। तो जब रिफ्रेश करके रीलोड होके डेटा आया, तो एचटीएमएल फाइल आ रही है। बट अगर बिना रिफ्रेश किए सिंगल पेज एप्लीकेशन के जैसे काम चल रहा है, तो फिर कौन यूज़ हो रहा है? डॉट जेसन फाइल यूज़ हो रही है। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को समझनी थी। अब इनको ही समझते हुए हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो में देखने वाले हैं कि फॉल बैक, फॉल्स ट्रू और बुलियन कैसे काम करता है, जो हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया हुआ है फॉल बैक फॉल्स। बट ये फॉल बैक फॉल्स क्यों है? ट्रू होता तो क्या होता? फॉल्स कैसे वर्क कर रहा है? और अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉकिंग लिख देता हूँ तो वो कैसे काम करता है? फॉल बैक कैसे वर्क करता है और ट्रू, फॉल्स और ब्लॉकिंग ये 3 वैल्यूज कैसे काम करती है? गेट स्टैटिक प्रॉप्स का और गेट स्टैटिक पाथ्स का दोनों का यूज किया है। और यूज करते हुए जब हमने पाथ्स बनाए थे, तो आपको याद हो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था फॉल बैक फॉल्स। और अभी अगर हम लोग इसका रीसेंट बिल्ड देखें, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, तो उसमें हम लोगों ने 4 यहाँ पर ब्लॉक्स की बात की है, यानी 0 to 4 4 मैंने ब्लॉक्स की बात की हुई है। बट क्या होता है अगर मैं यहाँ पर करता हूँ npm स्टार्ट, यानी मैं अपने बिल्ड को रन करता हूँ और मैं यहाँ जाकर 4th ब्लॉक के बाद में, जैसे मेरा 4th ब्लॉक है, इसके बाद में मैं अगर 5 डालता हूँ, तो ये मुझे क्या दे रहा है? 404, यानी नॉट फाउंड ये मुझे दे रहा है। बट अगर हम लोग ये समझे कि हमने यहाँ से 4 ब्लॉक्स नहीं 5 ब्लॉक्स दिखाए, लेट्स से हम लोगों ने 5 ब्लॉक्स दिखाए हैं, और ये जो 5 ब्लॉक्स हम लोग दिखा रहे हैं, ये 5 ब्लॉक दिखाने के बाद हमने यूजर को बोला कि वो यहाँ 5th ब्लॉक पे क्लिक करे और यहाँ ऊपर जाए, तो यूआरएल में तो 5 जाएगा, बट ये हमें क्या बोल देगा? 404। बिकॉज ये 404 हमें इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसके पास में उसकी कोई एंट्री नहीं है। तो इस चीज को कैसे मैनेज करना है वो बताता है फॉल बैक। तो इसको मैनेज करने के 3 तरीके होते हैं। तो हम लोग तीनों तरीकों को देखते हैं। जो सबसे पहला हमारा तरीका है वो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फॉल बैक फॉल्स। जब फॉल बैक फॉल्स फॉल्स होता है तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाता है, रिडायरेक्ट करता है किस पे? 404 पे, यानी नॉट फाउंड वाले पेज पर। ठीक है, जब भी आपका रिडायरेक्ट फॉल्स होता है तब ये आपको कहां पर लेके जाता है? नॉट फाउंड वाले पेज पर लेके जाता है। बट क्या होगा अगर रिडायरेक्ट ट्रू हो या ब्लॉकिंग हो? तो रिडायरेक्ट ट्रू होने पर कैसे काम करता है ये समझते हैं सबसे पहले। और अगर आप एक बहुत अच्छे लेवल पे वेब डेवलपमेंट में ट्रेन होना चाहते हो, तो हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हमारी ऑफलाइन क्लासेस जयपुर एंड जोधपुर में है, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस जूम के थ्रू होती है। तो जो भी टाइप की क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और सिंपली अपनी 2 फ्री डेमो क्लासेस बुक कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है? फॉल्स आपको समझ में आ गया, अब आपको यहाँ पर लिख देना है ट्रू। ठीक है, अब जब आप यहाँ ट्रू लिख देते हो, तब आपको इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार रीबिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, npm रन बिल्ड, और इसका एक बार फिर से बिल्ड बनेगा। बट इस बार जब बिल्ड बन रहा है तो हमने क्या रखा हुआ है? फॉल बैक ट्रू रखा हुआ है। अब जब आप ये बिल्ड बनाएंगे तो ये एरर आपको 100% देखने मिलेगी। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आपने फॉल बैक ट्रू बोला है। आपने बोला है कि फॉल बैक आ सकता है, बट आपने उसको मैनेज कहाँ किया? तो मैनेज करने के लिए हमने यहाँ ऊपर लिखा है इम्पोर्ट राउटर। ठीक है, इम्पोर्ट यूज राउटर फ्रॉम डॉट स्लैश राउटर। ओके, कांस्टेंट राउटर इज इक्वल्स टू यूज राउटर। ओके, तो राउटर आ गया हमारे पास में यहाँ पर, और हम यहाँ लिखेंगे इफ राउटर डॉट इज फॉल बैक। अगर राउटर डॉट फॉल बैक ट्रू है तो हम बोलेंगे कि इस कंपोनेंट को यहीं से रिटर्न कर जाना है, और विद द लोडिंग कंटेंट, मतलब h1 में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा लोडिंग डेटा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ आ जाएगा? लोडिंग डेटा। अब ये डेटा का लोडिंग दिखा देगा, और यहाँ 2 चीजें लिखी हुई है, विल शो लोडिंग एंड फेच डेटा। तो इन केस आपने 4 की ही बात की थी, हमने कितने की बात की थी? 4 की, लेकिन 5th पोस्ट भी एग्जिस्ट करता है, तो ये आपको कुछ देर के लिए लोडिंग दिखाएगा और 5th पोस्ट का डेटा ये फेच करके लेके आ जाएगा डेटाबेस के अंदर से, यानी आपकी एपीआई के अंदर से। और वो डेटा लाने के बाद ये क्या करेगा? यहाँ पर उसकी एंट्री डलवा देगा पेजेस के अंदर, पोस्ट के अंदर, यहाँ हमारे उसकी एंट्री डलवा देगा सर्वर में। तो एक बार फिर से चलते हैं हम लोग, और मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, और करते हैं हम लोग npm रन बिल्ड। ओके, तो आप बिल्ड बना रहे हैं, इस बार वो एरर नहीं आएगी। फॉल बैक ट्रू करने के बाद आपने यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि फॉल बैक अगर ट्रू है तो आप इसको ये रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो अब देख सकते हो आप, ये 4 पेजेस ही बने हैं फिलहाल, और मैं यहाँ पर करता हूँ npm स्टार्ट।
अब बने मेरे टोटल 4 पेजेस हैं, बट मैंने इधर आकर रिक्वेस्ट की है 4th के लिए, 3rd के लिए, तब तो ये सही चल रहा है। बट जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर 5th के लिए, ठीक है, तो ये देखिए लोडिंग दिखा रहा है और कुछ देर बाद डेटा लोड हो गया। मतलब जो पेज उसने भेजा था उसमें क्या लिखा हुआ था, लोडिंग, लेकिन कुछ देर के बाद ये डेटा भी लोड होके आ गया, जो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है गाइज, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा ब्लॉग जिसके लिए आपने पहले से रेंडरिंग नहीं करवाई, जिसका लिए आपने कोई स्टैटिक पाथ नहीं बनाया, उसके भी रिक्वेस्ट आ जाती है। लेट्स से मेरी रिक्वेस्ट आ गई 6 के लिए, तो 6 के लिए थोड़ी देर लोडिंग दिखाया, मैं नेटवर्क स्लो कर देता हूं और 7 के लिए डालते हैं। तो 7 के लिए ये क्या करेगा, लोडिंग दिखा रहा है और ओवर द नेटवर्क एपीआई हिट करके डेटा लाकर आपको दे दिया। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये आपको डेटा लाकर दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जो डेटा आपने मंगवाया है सर्वर से, उन सब की यहाँ पर फाइल बन गई होगी। पहले फाइल कितनी बनी थी, तो अगर हम लोग ऊपर चले तो देख सकते हो आप 1 2 3 4 4 ही बने हुए हैं, बट अब 6 7 और 5 भी बन चुके हैं। अब जब आप 7 के लिए फिर से रिक्वेस्ट करोगे तो इसके पास डेटा है, ये आपको सिंपली क्या करेगा, अपने बिल्ड में से डेटा लाकर दे देगा। ओके, क्योंकि अब इसे पता चल चुका है कि आप इस चीज की रिक्वेस्ट करते हो, तो उसने उसका पहले से क्या बना रखा है, बिल्ड बना रखा है। आपने 10 की रिक्वेस्ट की, 10 का डेटा लाकर दे दिया इसने, और सिमिलरली 10 का जेसन और फाइल भी इसने बना दी होगी। तो ये है आपका ट्रू नेचर, यानी जिसमें आप कुछ देर के लिए लोडिंग दिखाओगे फिर डेटा फेच करवाओगे। बट इन केस इफ यू वांट कि मुझे लोडिंग नहीं दिखाना, मुझे रीलोड करते हुए साथ में डेटा भी लाकर देना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर यूज करोगे ब्लॉकिंग को। ओके, तो इधर आ जाते हैं फॉल बैक और यहाँ लगा देते हैं ब्लॉकिंग। अब फॉल बैक ब्लॉकिंग लगाने के बाद आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसका बिल्ड बनाना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू बिल्ड, npm रन बिल्ड, ठीक है। ओके, तो फिर से इसकी बिल्ड बन चुकी है और अब हमारे पास बिल्ड में कितने पेजेस हैं, तो वही 1 2 3 4 4 ही पेजेस होंगे, क्योंकि हमने 4 की ही स्टैटिक पाथ जनरेट करने की बात की हुई है। बट अगर मैं, जैसे मैं यहाँ आ गया और यहाँ से मैंने, ओके सॉरी, npm स्टार्ट भी करना पड़ेगा हमें, तो ये npm स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये 4 है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी पर भी जा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर मैं यहाँ से आना चाहता हूँ 35 पे, तब क्या होगा, जैसे मैंने 35 के लिए एंटर प्रेस किया, आप देखेंगे कोई लोडिंग नहीं आया, पेज रिफ्रेश हुआ और वो डेटा लेके ही आया है साथ में। ऑल्दो यहाँ पर उसकी एंट्री जरूर आ गई होगी, पेजेस के अंदर जाके, पोस्ट के अंदर जाकर अगर हम लोग देखेंगे तो 35 का HTML और JSON दोनों बन चुका है। बट द ओनली डिफरेंस इज इफ यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर द 5th ब्लॉग, ये लोडिंग नहीं दिखाएगा, सीधा डेटा लेके आएगा। तो आपको तीनों तरीके पता चल गए। अगर आप चाहते हो कि कुछ दिखाना ही नहीं है, सीधा 404 पे ले जाओ, तो आपने बोल दिया फॉल्स। आपने ट्रू तब लगाया जब आप चाहते हो कि यूजर उस चीज के लिए अगर रिक्वेस्ट कर देता है, तो हम लोग यूजर को बोलेंगे कि हम उसको लोड कर रहे हैं, तुम 1 सेकंड रुको, हमने लोड किया और डेटा दिखा दिया। और तीसरा जो तरीका है जिसमें आप चाहते हो कि लोडिंग नहीं दिखानी है मुझे यूजर को, मुझे सीधा यूजर को डेटा दिखाना है, तो आपने सिंपली क्या कर दिया, ब्लॉकिंग लगा दिया। अब आपके ऐप की और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से कौन सा यूज करना चाहते हो। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।